ओके, आज अपना यूनिट 3 का 3rd क्लास है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? ओके, आज अपने को यूनिट 3 ख़त्म करके ही उठना है, चाहे कुछ कितना भी टाइम हो। बहुत लंबा यूनिट 3 चल रहा था। जिस चीज़ को धीरे धीरे लेके चलना था वो हम लोग धीरे धीरे लेके कर चुके हैं। अब सब आसान आसान चीज़ है। हम लोग का पहला टॉपिक है आज का लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। याद है सेक्शन 10 पढ़े थे? सेक्शन 10 में कॉन्सेप्ट था लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसीडरेशन। सेक्शन 10 क्या बोलता है? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 11 क्या बोलता है? कंपिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 12 क्या बोलता है? अनसाउंड माइंड। 13 कंसेंट। 14 फ्री कंसेंट। फिर 15, 16, 17, 18 क्या है? CUFM। फिर 19 उनका इफेक्ट्स। 20, 21, 22 मिस्टेक। 22 तक सॉर्टेड है, हम लोग वहाँ तक याद कर लिए। 23 है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। बोला कि अच्छा, अभी अपने एग्जाम्पल पे अगर आए पहले, अगर A कोई सामान B को बेचेगा, ठीक है, तो ये एक टाइप का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट तभी कहलाएगा मानो A जो सामान बेच रहा है वो है फ़ोन, और ये फ़ोन इंडिया में लीगल है और बदले में दिया जा रहा है पैसा, जो कि इंडिया में एक लीगल टेंडर माना जाता है। याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो क्या बोले थे मोदी जी कि आज से पुराने 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे, मतलब वैलिड कंसीडरेशन माना जाएगा क्या? वो नहीं माना जाएगा। बट इमेजिन करो अगर मोबाइल जो हम दे रहे हैं वो लीगल नहीं है, इलीगल मोबाइल है, मानो वो ब्रांड इंडिया में अलाउड नहीं है, पता है कि नहीं? अब अभी तक किसी कोई आईफोन यूज़ किया है या फिर कभी देखा अपने हाथ में उठा के? अपन वहाँ जाते हैं ना डिजिटल शॉप्स में, वहाँ तो वही करते हैं, देखते हैं आईफोन। कुछ नोटिस किया उसका चार्जर C टाइप नहीं है, हम लोग का C टाइप है ना सबका एंड्रॉयड का, उसका C टाइप नहीं है। तो यूरोप में तो लॉ बना दिया और इंडिया में भी बोला कि अब C टाइप चार्जर देना होगा। अगर मानो आईफोन 15 जो आ रहा है उसमें लाइटनिंग पोर्ट वाला चार्जर है, C टाइप नहीं है, क्या वो लीगल होगा इंडिया में बिकना? नहीं, केस कर दिया जाएगा एप्पल पे। समझ रहा है बात को? तो यहाँ पे लीगल होना ज़रूरी है। जब इलीगल सुनो ना तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा पाप कर रहा है। इलीगल मतलब जो लॉ मना कर रहा है, लॉ मना कर रहा है ना लाइटनिंग पोर्ट लगाने, फिर क्यों लगाया? समझ रहा है बात को? और बदले में जो मिल रहा है मानो वो लीगल नहीं है, मानो जो बदले में मिल रहा है वो एक ड्रग्स है जो कि इलीगल है, विथआउट लाइसेंस है। बोला कि इन दोनों में से कोई एक भी चीज अगर इलीगल हुआ तो क्या कंसीडरेशन वैलिड होगा? नहीं, वैलिड तो नहीं होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। लॉ बोलेगा हम देखने ही नहीं वाले, तुम बाहर से जाओ, चलो नहीं देखेंगे तुमको। क्यों? क्योंकि इलीगल है। तुम लोग अब तुम जाके बोलेगा कि सर हम इसको फोन बेचे, बदले में इससे ड्रग्स मांगे, ये ड्रग्स नहीं दिया, तुमको पकड़ के मारेगा वो कि तुम उससे इलीगल चीज मांग रहे हो और मेरे सामने आके रो रहा है कि हमको नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल हम तुम लोग को पढ़ाएं और बदले में बोले SBI बैंक लूटना है, तुम लोग SBI बैंक नहीं लूटा, पूरा कोर्स हो गया, तुम लोग CA इंटर में चल गया। हम तुम लोग को लेके जाना चाहते हैं कोर्ट और जज के सामने बोलना चाहते हैं कि जज साहब हम इनको पढ़ा दिए लेकिन ये लोग मेरे लिए SBI बैंक नहीं लूटा। तुक बन रहा है इस बात का? कोर्ट में ये बात एडमिट भी हो पाएगा? नहीं। इसीलिए ये क्या हो जाता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहला, फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ मना करता है। ओपीएम, ठीक है, चरस, अफीम, ये सब लॉ मना करता है ना, मना करता है ना, तो ये फॉरबिडन बाय लॉ है। ठीक है, कभी कभी होता है परमिटेड तो है लेकिन इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। जैसे कि ऐसे समझो कि लॉकडाउन, लॉकडाउन में क्या हम लोग को घर से निकलना मना था? मना था क्या? एकदम मना था? नहीं भैया, राशन लेने के लिए निकल सकते थे, इट वॉज परमिटेड। ठीक है, अब हम लोग ना उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि सुबह तुम लोग बोलना सबको अपना अपना घर के पास में जो पुलिस वाला है कि हम राशन लेने निकल रहे हैं, और तुम लोग ट्यूशन आ जाना, और फिर जब शाम में जाना तो बोलना कि हम राशन लेके घर जा रहे हैं, हाथ में एक थैला लेके जाना। ये परमिटेड है लेकिन डिफीट कर रहे हैं ना प्रोविजन ऑफ लॉ। लॉ क्या था कि लोग आके एक जगह ना मिले, कोविड ना फैले, जिस चीज के लिए वो लॉ बना, परमिशन दिया वहां पे, लेकिन तुम लोग फायदा उठाना चाह रहे हैं ना उसका, क्या अलाउ करेगा? नहीं, वॉइड।
समझा स्नेहा, समझिए वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अगर हम तुम्हारे साथ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्या वो वैलिड कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट होगा? तुमको धोखा देके ये बॉटल बेच दी है, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? वॉइडेबल हो जाता है ना। ओके। अच्छा, हम तुम लोग को सुपारी दिए हैं, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? भैया सुपारी खाने वाला नहीं। हम लोग मूवीज में देखते हैं ना कि किसी को मारने के लिए किसी गुंडा को पैसा दिया जाता है, दैट इज व्हाट, सुपारी। क्या वो वैलिड है? नहीं। इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू अदर पर्सन और प्रॉपर्टी, और ये कहाँ आ रहा है? फिजिकल इंजरी, अदर पर्सन, प्रॉपर्टी, थ्रेटनिंग, कोअर्शन, याद है उसका डेफिनेशन में था। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं है, ठीक है। क्या लॉ हम लोग को बोला हम लोग को क्या पहनना है? कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं है, लेकिन बहुत बार इमोरल होता है। आप ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल ना हो, है ना, इमोरल होता है। तुम लोग अभी देखा होगा एक वायरल दिल्ली में मेट्रो गर्ल करके कोई आई थी, पता है उसके खिलाफ केस किया गया। क्या उसका कपड़ा के खिलाफ केस किया गया? ऐसा कोई लॉ है कि आप ये कपड़ा नहीं पहन सकते? नहीं, मोरालिटी के ऊपर केस किया गया कि हमारा संस्कृति में ऐसे परमिशन नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे चीज़ का लॉ नहीं होता है, बट वो इमोरल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का भी भगवान, किसी भी मजहब के भगवान को डिसरिस्पेक्ट करना इलीगल है या इमोरल है? बताओ। इमोरल है ना। तुम उस किसी का भगवान को डिसरिस्पेक्ट करेगा, क्या तुमको जेल होगा? नहीं। लेकिन वो कोर्ट बोलेगा नहीं कि नहीं भाई ऐसे सोसाइटी में तुम नहीं रह पाएगा ये सब करेगा तो। समझ आ रहा है कि नहीं? ओके। नेक्स्ट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हम लोग सब डिटेल में बात करेंगे, बट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इमोरल और पब्लिक पॉलिसी, दोनों बड़ा सिमिलर टाइप का है। पब्लिक पॉलिसी यानी कि पब्लिक का भलाई के लिए कुछ किया जा रहा है और तुम उसके ऑपोजिट काम कर रहे हैं। पब्लिक का भलाई के लिए हम लोग बात किए कि हम लोग एक पार्क बनाएंगे, ठीक है, और वो पार्क बच्चों के खेलने के लिए होगा, लेकिन हमारा जो यूथ है वो क्या कर रहा है, वहाँ पे टिकटॉक बना रहा है। अब ये क्या है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया ना, बच्चों के लिए बना हुआ है। बच्चा लोग का स्लीपिंग में टिकटॉक में अब लड़का लड़की लोग स्लिप करते हुए गाना बनाते हुए रील बना रहे हैं, ये सब अलाउड होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई चीज़ अलाउड नहीं है। इसी को अगर हम बोले कि हम तुमको पढ़ाएंगे, बदले में तुमको एक चिल्ड्रन पार्क में जाके जहाँ पे सिर्फ बच्चा लोग रहता है उनका स्लीपिंग में स्लिप करते हुए रील बनाना है, हम तो मांग सकते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन बी कैश और एनी अदर थिंग, याद है? क्या वो वैलिड कंसिडरेशन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पीटेगा। समझ आया? ये एक ऊपर ऊपर से हम तुम लोग को खाली बर्ड्स आई व्यू दिया, अभी सबको डिटेल में पढ़ेंगे। बट घूम फिर के अपन क्या सीखें कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जो सामान हम बेच रहे हैं या फिर जो सर्विस हम दे रहे हैं वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, और जो बदले में मिल रहा है वो क्या होता है? कंसिडरेशन। दोनों क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। किन सिचुएशंस में लॉफुल नहीं होता? ये 6 सिचुएशंस में लॉफुल नहीं होता, राइट। मानो ए है, बी है, सी है, एग्रीमेंट में आया, ठीक है, कि जो भी प्रॉफिट होगा ना हम लोग का वो हम लोग बांटेंगे, लेकिन वो प्रॉफिट कैसे हो रहा है? फ्रॉड के द्वारा, ठीक है। ए बी सी है, मानो तुम ही लोग हैं, अनुपम, कृतिका एंड सांजल, ये लोग धोखा की, मिस्टेक, फ्रॉड की, और बोलिए अब हम लोग का फ्रॉड से जो कमाई होगा हम लोग बांटेंगे। अब कृतिका और अनुपम क्या की, ये लोग बांट ली, सांजल को 1 रुपया नहीं दे रही है। क्या सांजल कोर्ट में जाके केस कर पाएगी कि हम धोखा किए, हमको पैसा मिला लेकिन बांटने नहीं दे रहा? ये लोग नहीं कर पाएगी ना। कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड। अगर अनलॉफुल है ना वो चीज हमेशा वॉइड होगा, चाहे तुमको कोअर्शन का हिंट दे रहा है चाहे कोई भी चीज का हिंट दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ए प्रॉमिस किया बी से कि तेरे खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन किए हैं ना हम, क्या किए हैं? इसका मतलब क्या होता है भैया? कोई बता सकता है? केस। जो केस चलता हो उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, और जो करने वाला हो, जो हम तेरे पे केस किए, आई सूड यू, क्या बोलते हैं? ISUE, सू यू। और जब केस चल रहा होता है तो क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूशन चल रहा है, ठीक है। हम तुम लोग को बोले थे ना इंग्लिश मूवीज की देखा करो, उसी में एक इंग्लिश वेब सीरीज है सूट्स करके, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे होगा। ये सब लीगल टर्म जो है ना और लीगैलिटीज जो है ना, तुम लोग को वहां से और क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे बताया गया था कि प्रोसिक्यूशन क्या होता है। अभी मानो क्या बोल रहा है, ए प्रॉमिस किया बी से कि हम जो केस किए हैं तुम्हारे ऊपर, बी क्यों किया था? क्योंकि बी चोरी किया था, डकैती किया था, वो हम
हटा देंगे, बदले में तुमको मेरा प्रॉपर्टी मेरे को वापस करना होगा। ठीक है, क्या ये वैलिड है? अरे हम चोरी की है, यहां पे ध्यान दो सबको, चलो हम चोरी की है, ठीक है, तुम लोग मेरे पे केस किया, अब हम बोल रहे यार केस हटा लो, तुम लोग बोल रहे केस हटा देंगे, आप मेरा सामान मेरे को वापस कर दो, केस हो चुका है, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? तुम लोग क्या करना चाह रहा है? एक चलता हुआ केस के दौरान, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तुम लोग गड़बड़ाएगा, अभी बता रहे हैं। एक चलता हुआ केस के दौरान अगर तुम लोग उस केस के साथ छेड़छाड़ करें, क्या ये वैलिड है? एक प्रोसिक्यूशन के साथ अगर स्टिफल किया जाए, चलता हुआ केस के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए, प्रोसिक्यूशन के साथ स्टिफल किया जाए, वो भी अनलॉफुल होता है। याद रहेगा, प्रोसिक्यूशन के साथ स्टिफल लॉफुल है या अनलॉफुल? अनलॉफुल है। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ ना, हम तुम लोग को बोले कि हमको लाख रुपया दे दो, हम तेरा रेलवे में नौकरी लगवा देंगे, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों नहीं है? किसी का जॉब ले रहे हैं, ये इमोरल है बिल्कुल, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है ना, जो बंदा तुम्हारा वाजिब है उसके लिए, उसके साथ तो गलत हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल था, बर्ड्स आई व्यू हो गया। अब अपन डीप में घुसेंगे, पहला पॉइंट उठाएंगे और उसका पोस्टमार्टम करेंगे। फॉरबिडन बाय लॉ, बताओ ना रे, किडनैपिंग के लिए तुमको हम पैसा दिए, तुम पैसा ले ली और किडनैपिंग नहीं की, हम कोर्ट में केस कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि किडनैपिंग इज फॉरबिडन बाय लॉ, इलीगल। लॉ फॉरबिड करता है, प्रोहिबिट करता है, मना करता है करने से। क्लियर है? जैसे यहां पे देखो, एक लाइसेंस है ग्रास कट करने का, जो कि एक्स दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट एक्ट के तहत। यहां तक कहानी लीगल है या इलीगल? लीगल है, फॉरेस्ट एक्ट के तहत हमको ग्रास काटने का काम दिया गया है। लाइसेंस में एक टर्म था, ठीक है, कि जो लाइसेंसी होगा वो अपना इंटरेस्ट का कुछ काम इसमें नहीं करेगा, मतलब कि हम अपना छुपा के इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते। जैसे जो घास कटेगा, वो घास किसके पास जाना चाहिए? सरकार के पास, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, आप साइड से नहीं ले सकते। ठीक है, अपना इंटरेस्ट नहीं कमा सकते। अगर ऐसा कुछ होगा तो फाइन दिया हुआ, आप पे फाइन लगेगा। ठीक है, ओके। अब मानो एक्स क्या किया, इसका ब्रीच कर दिया। ब्रीच मतलब ये टर्म तोड़ दिया। अगर ये टर्म वो तोड़ दिया और अपना इंटरेस्ट में काम किया, क्या वो वैलिड होगा? नहीं। एक सेकंड रुको। इफ एक्स इज इन ब्रीच ऑफ द कंडीशन एग्रीज टू असाइन हिज इंटरेस्ट अंडर द लाइन, एक सेकंड, ये लाइन गेम किया, विथआउट द परमिशन ऑफ फॉरेन ऑफिसर। ये कहानी को स्टार्टिंग से सुनते हैं। हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को घास कटवाना है। वो क्या करेगा? हम लोग को फोन करेगा, बोलेगा ये काम करिए। लॉ है फॉरेस्ट एक्ट में कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऐसे समझो कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग को काम देता है तो वो काम हम लोग किसी और को असाइन नहीं कर सकते हैं, किसी और को वो काम सौंप नहीं सकते हैं। कब तक? जब तक फॉरेस्ट ऑफिसर का क्या ना मिल जाए, परमिशन ना मिल जाए। ठीक है, यानी कि अगर घास काटने हमको बोला गया, हम काटेंगे। अगर हम किसी और को काटने बोल रहे तो पहले परमिशन लेना होगा। अभी यहां पर क्या हुआ समझो, लाइसेंस टू कट ग्रास था, फॉरेस्ट एक्ट के तहत मिला, उसमें एक टर्म था कि हम लोग असाइन नहीं करेंगे अपना इंटरेस्ट विदाउट द परमिशन ऑफ फॉरेन ऑफिसर। यहां तक क्लियर है? अगर करेंगे तो क्या होगा? फाइन लगेगा। बट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस इज नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। बोला कि ये कंपल्सरी नहीं था, ये ऑप्शनल था। ये गजब गंदा बात बोल रहा है, ये कोई भी कॉमन सेंस वाला बात नहीं। अरे मेरे पे तो मैं काम लगा रहा है और फाइन लगा रहा है, तो ये ऑब्लिगेटरी होना चाहिए। बट ये अजीब सा एग्जाम्पल बनाया है इंस्टीट्यूट कि बट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस इज नॉट ऑब्लिगेटरी। अगर एक्स किसी नॉन कंपल्सरी लॉ को तोड़ता है तो क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है? ये बताओ सीधे। अगर कोई लॉ कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है, और हम उसको तोड़ दिए तो वैलिड है या इनवैलिड? अगर वो कंपल्सरी नहीं है, हम उसको तोड़ दिए, मतलब कि हम वो काम नहीं कर रहे। मानो हम क्लास में एक लॉ बनाएं
कि सबको बॉटल लाना है क्लास में अपना खुद का, जो नहीं लाएगा उस पर फाइन लगेगा। फिर अगला ही पल हम बोले ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। समझ रहा है तुम लोग? और तुम लोग बॉटल नहीं लाता है, कुछ गलत नहीं किया, तुम लोग ऑप्शनल था लाना या नहीं लाना, तुम लोग नहीं लाना चुना, तो क्या ये इलीगल हो गया? नहीं ना। यहाँ पे यही बात बताया है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये तेरे को घुमाने का कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये लाइन लिखना गलत है, बट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द लाइसेंस इज नॉट ऑब्लिगेटरी, ये लाइन ही तो गलत है। नहीं, फिर फाइन क्यों लग रहा है ना? तो ऐसा कुछ वैलिडिटी हो ही नहीं रहा है, बट यहाँ पर तुमको ये समझाने के लिए समझाया जा रहा है। कहीं कहीं पे ऐसा लॉ होता है कि एक प्रेस्क्राइब लिमिट तुम पार करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं, अगर तेरा 2.5 लाख से ज़्यादा का इनकम आता है 5 लाख तक, तो तेरे पे कुछ टैक्स लगता है, लेकिन ना हम लोग को उसका रिबेट मिल जाता है। रिबेट का मतलब होता है कि टैक्स माफ़ हो जाता है। ठीक है, लॉ क्या है? टैक्स नहीं भरेंगे तो इंटरेस्ट देना होगा ना, पेनल्टी देना होगा, लेकिन हमको रिबेट भी तो मिल गया ना, 5 लाख तक का छूट मिला ना, 5 लाख तक का छूट। तो मेरे पास अब लॉ क्या बोल रहा है? अगर आप टैक्स नहीं भरे, पहला बात बोला लॉ, अगर आप टैक्स नहीं भरे आप पे पेनल्टी लगेगा। और दूसरा बात क्या बोल रहा है लॉ? लेकिन 5 लाख रुपए तक हम आपको रिबेट दे देंगे। समझ रहा है? ये लॉ का एक्सेप्शन घुसा दिया बीच में। ठीक है, तो ऐसा लॉ बहुत जगह मिलेगा तुमको, और ये उन लॉ के लिए है। ठीक है, तुम लोग जैसे जैसे आगे जाएगा, लॉ को और डीप में पढ़ेगा, तुम लोग को जगह जगह मिलेगा कि लॉ बना हुआ है और फिर लॉ में हम लोग को कुछ कुछ छूट दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोविड में घर से बाहर नहीं निकल सकते, निकलेंगे तो फाइन लगेगा, डंडा पड़ेगा, मास्क नहीं पहनने पे 2000 रुपये का फाइन लगेगा। लेकिन उसका एक्सेप्शन भी तो था कि राशन लेने के लिए घर का एक आदमी निकल सकता है मास्क पहन के। अच्छा, हम मास्क नहीं पहने, उसका भी एक्सेप्शन था कि आप टॉवेल लगा लीजिएगा बट मुंह कवर करके रखना है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा दूर रख सकते हैं। समझ आ रहा है? लॉ बना, पेनल्टी था, लेकिन एक्सेप्शन भी तो था। तो ये उन केसेस के लिए। क्लियर हुआ अब कहानी? ओके, ओके, नेक्स्ट, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। ठीक है, मानो नोटबंदी हुआ, डिमोनेटाइजेशन, उसका क्या एम था? कोई बता सकता है? करप्शन को कम करना। सारा मार्केट में 500 और 1000 का नोट को सर्कुलेशन से क्यों उठाना? ताकि भ्रष्टाचार कम हो। और तुम कोई उपाय निकाला, हम तुमको पढ़ाएं और बदले में बोले कि हमको तुम लोग पुराना वाला 500 1000 का नोट देना, हम ले लेंगे। क्या ये एक वैलिड कंसिडरेशन है? नहीं ना। ये तो हम प्रोविजन ऑफ लॉ जो बना, लॉ क्या बना कि पुराना 500 1000 का नोट नहीं चलेगा, लेकिन हम फिर भी लेके उसको किसी तरीके से व्हाइट मनी करना चाह रहे हैं। हम लॉ तोड़ नहीं रहे, लॉ तोड़ रहे ना हम। लॉ का तो हम लॉ बना भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, हम तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो जो 500 1000 का नोट दे रहा है, क्या वो लीगल है? नहीं है। अगर हम उसको ले रहे तो हम उसको 4 जगह से फिर व्हाइट मनी करेंगे, ब्लैक मनी को, तो ये तो गड़बड़ा गया मामला। एक लॉ बना है और अगर हम बदले में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि हम उस लॉ को हारने का कोशिश करवा रहे हैं, हरवाने का कोशिश करवा रहे हैं, वो भी कोर्ट बोलता है हम नहीं देखेंगे। यानी कि अगर हम पढ़ाएं और तुम लोग बदले में 500 1000 का पुराना नोट नहीं दिया, क्या हम केस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। घूम फिर के यही बोला गया। ठीक है, अब एग्जाम में क्या दिक्कत होता है पता है? एग्जाम में तुम लोग को देगा कहानी और तुमको सिर्फ इतना लिखने का मार्क्स मिलेगा, डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। मतलब ऑब्वियसली खाली ये लिख के आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, उसको सजाना होगा। बट अल्टीमेटली मार्क्स किस चीज़ का है? इस चीज़ का। तो तुम लोग क्वेश्चन देखा और तुम लोग को क्वेश्चन में लगा कि लॉ कुछ मना कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? फॉरबिडन बाय लॉ। और क्वेश्चन को पढ़ के लगा कि यहां पर ना लॉ को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, लॉ को हराने का कोशिश किया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? और यहां पे एक और कीवर्ड है, इंटेंशन, इरादा है टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। क्लियर हुआ? कुछ भी फ्रॉड होगा, मानो हम तुमको बोले कि हम तुमको पढ़ा देंगे, बदले में तुम लोग स्मगलिंग कर लेना, धोखा देके। स्मगलिंग कैसे होता है? तुम लोग पुष्पा मूवी देखा है? एनीबडी जो पुष्पा नहीं देखा हो? नहीं देखी है पुष्पा? क्या हुआ बेटा तुम लोग का जिंदगी में? तुम लोग कोई मूवी वूवी नहीं देख रहा है, क्या कर क्या रहा है तुम लोग? 30-30 सेकंड वाला खाली देख रहा है दिन भर।
ठीक है, आज हम एक बात समझा रहे, प्लीज़ शॉर्ट्स वाला कंटेंट ना थोड़ा सब कंज्यूम कम करो। बहुत लोग के पेरेंट्स से मिले हम, उनका पेरेंट्स का भी कंप्लेन ये है, तो शॉर्ट्स कम कंज्यूम करो। हम भी परेशान हैं इस चीज़ से, लेकिन हम लोग को कम करना होगा, नहीं तो हम लोग का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो पुष्पा में क्या दिखाया था? पुष्पा में क्या दिखाया था? प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर रहा था ना, चंदन का लकड़ी को तोड़ के ट्रक में चढ़ा रहा था, तो वो डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ में आया, वो वाला पार्ट, चंदन का लकड़ी को तोड़ के चढ़ाना। और जो वो चकमा देता था, वो चकमा देता था पुलिस को, वो किस में आएगा? फ्रॉडुलेंट में आएगा ना, वहां तो धोखा दिया जा रहा है। अगर अब मानो पुष्पा लकड़ी पहुंचा दिया और पुष्पा को पैसा नहीं मिला, पुष्पा केस कर पाएगा? पुष्पा तो डायलॉग बोलते रह जाएगा, कोर्ट उसको मदद करेगा? नहीं कर पाएगा। समझ आया कॉन्सेप्ट? ओके, अब डिफीट्स एनी रूल फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। बहुत सारा ऐसा लॉ है जो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया रहता है, मतलब टेम्पररीली बेसिस पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग सुनता होगा धारा 144 लगा हुआ है इस जगह पे। याद है हम लोग छोटे छोटे थे तब धनबाद में कुछ हो गया था जिसके कारण कर्फ्यू लगा था, धनबाद में कर्फ्यू लगा था ना। क्या वो परमानेंट लॉ था? नहीं। अगर दंगा होता है, कर्फ्यू लगता है, वो परमानेंट होता है? नहीं, वो टेम्पररी होता है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स होता है। पूरा इंडिया में जब लॉकडाउन लगा, एक लॉ बना लॉकडाउन का कि आप लॉकडाउन तोड़ेंगे तो पुलिस आप पे फिजिकली असॉल्ट कर सकता है, और पुलिस पूरा फायदा उठाया था इस चीज का लॉकडाउन में। तुम लोग वीडियोस देखता होगा, कितना जन खाया है पुलिस से उस टाइम पे। बच गया तुम लोग तो, लड़की लोग तो नहीं निकलती होगी, लड़का लोग एक तो खाया होगा, एक तो खाया होगा। मेरा क्या, मेरा तो मेडिकल है, तो हम तो अपना स्कूटी में चिपका लिए मेडिकल, और पूरा धनबाद में कोई नहीं रहता रोड पे, कोई नहीं, दूर दूर तक, और हम घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या किए, हम डिफीट किए ना फॉर द, एक ऐसा रूल जो कि फॉर द टाइम बीइंग इन इंडिया था। मानो तुम लोग बोला कि भैया आप एक काम कीजिए, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपका स्कूटी पे तो वो मेडिकल वाला स्टिकर है, तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर आके हमको पढ़ा दीजिए, हम आपको ज़्यादा पैसे दे देंगे। हम बोले ठीक है। हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि मेरे पास परमिशन है निकलने का, हम डिफीट कर रहे हैं ना ऐसा रूल को जो फॉर द टाइम बीइंग इन इंडिया है। कहीं ना कहीं एक फॉरबिडन काम कर रहे हैं ना हम, फॉरबिडन यानी कि लॉ मना कर रहा है और हम कर दे रहे हैं ना, ये भी क्या हो जाएगा, वॉइड। यानी कि घर आके तुम लोग को पढ़ाएंगे और बदले में तुम लोग से पैसा मांगेंगे ना, तुम लोग बोलेगा नहीं देंगे, और फिर अगर हम कोर्ट में केस करना चाहेंगे कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम तो अपने गड़बड़ाए थे, हम तो डिफीट किए थे एक ऐसा लोग जो टेम्पररी इन इंडिया था। कुछ नहीं है ये पॉइंट, कुछ नहीं है। जो पहला पॉइंट है ना फॉरबिडन बाय लॉ, अगर वो टेम्पररी बेसिस पे है तो वो ये पॉइंट में आ जाता है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया। ये टेम्पररी लॉ का बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 370 का नाम सब सुना है? क्या बोलता है? पहले हम लोग कश्मीर जो था, कश्मीर वो इंडिया का पार्ट था क्या? नहीं था। तुम लोग को पता है हम लोग को जो एक सेकंड रुको, पॉज कर ले, आगे बढ़ा जाए। चलो, व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। याद रहेगा क्या एग्जाम्पल था इसका? सुपारी वाला। अगर हम किसी को मारने का तुमको पैसा दे रहे हैं, तुमको पैसा दे दिया, तुम उस बंदा को नहीं मारा, क्या हम तुम पर केस कर पाएंगे कि तुम मेरा काम नहीं किया? नहीं कर पाएंगे। फिर आया इमोरल। ठीक है, इमोरल, मानो इमोरल का सीन कुछ ऐसा है कि एक लड़की है एल नाम की, ठीक है, और उसका हस्बैंड है एच। ठीक है, अब हम इस लड़की को पैसा दे रहे हैं कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो और मेरे से शादी कर लो। समझा? हम एक लड़की को पैसा दे रहे कि तुम अपना खुशहाली वाला मैरिज को तोड़ के, उसको तलाक दे के मेरे से शादी कर लो। क्या लॉ में तलाक देना इलीगल है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ है? कोई ऐसा लॉ है कि आप तलाक नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते अगर आप खुश नहीं है तो। बट हम किसी को पैसा दे रहे हैं कि तुम तलाक दे के मेरे पास आ जाओ, कि ये वैलिड है? नहीं। अब क्या हुआ, ये लड़की एच को तलाक दे दी और हम इससे शादी नहीं की।
हम इससे शादी भी नहीं की और इसको 1 रुपया भी नहीं दिया, क्या ये मेरे पे केस कर पाएगी? नहीं ना कर पाएगी, क्योंकि ये जो कर रही थी वो क्या था? वो था इमोरल। क्या था? इमोरल। समझ आया कृतिका? चलो तो सब ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो तो। ओके, अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो भैया क्या पूछेगा? क्या हम लोग से ऐसे पूछेगा कि डिफाइन लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन और ये 6 बात बताने बोलेगा? नहीं। बच्चा लोग का दिक्कत क्या होता है? बच्चा लोग लॉ में क्यों डरता है? क्योंकि वो सोचता है कि उसको ये सारा का सारा पॉइंट 6 पॉइंट याद करके रखना है। नहीं, आपको 6 पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर ऐसे सवाल आएगा तुम 4 पॉइंट बना के तो लिख सकता है याद कर करके। मेन गेम होगा, तुमको बना के देगा कहानी और तुमको बताना होगा कि कौन सा वाला कीवर्ड इस्तेमाल किया जाए इन 6 में से। समझ रहा है प्रॉब्लम क्या होता है पढ़ाई के टाइम? कि हमको पता है कि एग्रीमेंट वॉइड है और 5 मार्क्स का सवाल है, हम लिख दिए कि वॉइड है, 1 मार्क्स मिल गया कंक्लूजन में। क्यों वॉइड है? 4 मार्क्स वो कहानी लिखने का है। अब अगर फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब किसी चीज को लॉ मना करके रखा है और हम करवा रहे हैं। दूसरा, डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ है, मतलब लॉ बना था किसी काम के लिए और हम उसको इनडायरेक्टली हराने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब घुमा के लॉ तोड़ रहे हैं। अगर फ्रॉडुलेंट है तो फ्रॉडुलेंट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई टेम्पररी लॉ तोड़ा जा रहा है तो ये वाला वर्ड आएगा, डिफीट्स एनी प्रोविजन फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया। किसी को चोट पहुंचा रहे या किसी का प्रॉपर्टी जब्त कर रहे मारपीट करके तो इन्वॉल्व इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। और अगर कोई इमोरल काम कर रहे हैं तो इमोरल लिखेंगे। क्लियर है? बट पब्लिक पॉलिसी अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक इसमें 8 से 9 पॉइंट्स है, ठीक है। और कभी आज तक तो ऐसा नहीं पूछा है कि व्हाट आर द एग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, और अगर पूछेगा भी तो तुम लोग को 4 से 5 पॉइंट को डिफाइन करना होगा, तो रटने का जरूरत नहीं है, सारा पॉइंट ध्यान रखना है। अब पब्लिक पॉलिसी मतलब कि जो हमारे देश के पब्लिक है, जनता है, उनका कुछ पॉलिसी है, आपस में भाईचारा से रहना है, संस्कृति का ख्याल रखना है ना, गंदगी नहीं फैलाना है, ये सब पॉलिसी है, लॉ नहीं बना है। अगर हम कुछ भी करें जो ये पब्लिक पॉलिसी को भंग करे, वो हो जाएगा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तुम लोग देखो, अभी बताओ हमको, मानो सब यहां देखते जाएगा, ठीक है, बुक नहीं देखना है। मानो ये अपना क्या है, इंडिया, और इंडिया का दोस्त कौन है, सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है ये। लेकिन ये लोग में क्या हो गया पता है? ये लोग में लड़ाई हो गया, और जब लड़ाई हुआ था तो एज एन इंडियन हम लोग सबका फर्ज क्या बनता है कि हम लोग पाकिस्तान से कट्टिस हो जाए? यही ना बनता है। अरे यही ना होता है भाई कि मेरी दोस्त का लड़ाई हुआ तो हम भी उससे बात नहीं करेंगे। तो यहां भी सेम चीज है, हम लोग पाकिस्तान से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग का एक बहुत अच्छा आदमी है जिसका नाम है जे, और मानो जे बोल रहा है नहीं 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 नहीं, हम तो अभी भी पाकिस्तान से बात करेंगे, पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तुम लोग का लड़ाई चल रहा है, तुम्हारा ये क्या बन चुका है, एलियन एनिमी बन चुका है। लेकिन हम तेरा एलियन एनिमी से अभी भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या लॉ बना है इस चीज से कि हम लोग पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? नहीं भैया, ऐसा लॉ तो नहीं है। क्या जब लड़ाई होता है तब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर कोई भी आके बोलता है कि पाकिस्तान से मत कॉन्ट्रैक्ट करो? नहीं भैया, ऐसा आके नहीं बोलता है। ये पब्लिक का ध्यान रखना है ना, नॉर्मल जनता का पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा ना ऐसा। ये तो देशभक्ति के खिलाफ वाला बात है। इसीलिए बोला कि देखो भाई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। क्यों? लॉ तो नहीं तोड़ रहा है ये, लेकिन ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है। ये क्या है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये देखो, पहला टॉपिक ट्रेडिंग विथ एनिमी। क्लियर? अगर कोई, अच्छा, हम लोग और चाइना क्या एनिमी कंट्री है? अभी एनिमी कंट्री है। हम लोग और पाकिस्तान क्या अभी एनिमी कंट्री है? अभी भी पाकिस्तान भीख मांग रहा तो हम लोग मदद कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, चाइना का मदद नहीं कर सकते, चाइना तो बहुत पावरफुल है। क्या कौन अभी पूरा दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री है?
चाइना। कैसे भैया? पावर कहां से आता है? फाइनेंस से। चाइना का कितना ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है? 22 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। यूएस का कितना ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है? 17 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, जहां पे हम लास्ट चेक किए थे। तो आगे कौन हुआ? चाइना। आगे कब किया? जब कोविड हुआ ना, तब आगे हो गया था। अभी हो सकता है वापस यूएस ओवरटेक कर ले, बट देखो कॉमन सेंस वाला बात है, चाइना के ऊपर सबको ही निर्भर है। हर देश का इलेक्ट्रॉनिक्स किस पे निर्भर है? चाइना पे। इसीलिए चाइना सबसे पावरफुल है। बट क्या वो हम लोग का एनिमी अभी है? ये सवाल उठता है। एग्जाम में ऐसे तुम लोग को खिलाएगा, ठीक है, कि इस कंट्री के पास बहुत पावर है और इस कंट्री के साथ हमारे टर्म्स खराब है। क्या बोले? टर्म्स खराब है। क्या वो एनिमी हो गया? मेरा तेरे से बात नहीं होता तो मेरा दुश्मन हो गया? नहीं। अगर मेरा तेरे से वॉर हो गया है तब तुम एनिमी हुआ। तो क्या पाकिस्तान चाइना भी एनिमी है? नो। जब वॉर लाइक सिचुएशन जैसा वर्ड इस्तेमाल किया जाए या फिर जब क्वेश्चन साफ बोल दे कि देख भाई लड़ाई होके रखा है, तब एनिमी मानेंगे। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, हम पहले, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा लोग ना इसमें डरता है। कोई डरने का जरूरत नहीं है। ये खाली ना दो टफ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम हिंदी में 2 मिनट में समझाएंगे। पहले इंग्लिश में बात करें तो एन एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स। क्या बोला? एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं हम तेरे साथ कि जो प्रेजेंट प्रोसीडिंग चल रहा है, जो केस अभी चल रहा है, वो स्टार्ट हो चुका है। देखो, ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड, स्टार्ट हो चुका है। हम उसको नॉर्मल कोर्स, नॉर्मली चलने नहीं देंगे, हम उसमें अड़चन पैदा करेंगे। सिंपली अगर एक लाइन में बोले तो क्या? चलता हुआ केस में दखल अंदाजी करना, चलता हुआ प्रोसिक्यूशन में स्टिफलिंग करना, दखल अंदाजी करना। भैया एक एग्जाम्पल दे तो अच्छे से समझ में आए। मानो हम एक मर्डर किए, ठीक है, और ये मर्डर तुम लोग देख लिया। अब तुम लोग क्या बनेगा कोर्ट में? विटनेस, कि हम तो मर्डर देखे। हम क्या किए? तुम लोग को खरीद लिए, तुम लोग को बोले ले 5 लाख रुपया, चुप रहना है, कोर्ट में नहीं आना है। ये क्या सही है? नहीं। मानो तुम लोग 5 लाख रुपया लिया फिर भी कोर्ट में आ गया, क्या हम तेरे पे केस कर पाएंगे कि तुम 5 लाख लिया था फिर भी कोर्ट में क्यों आया? नहीं ना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन जो है वो इलीगल है क्या? नहीं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ऐसे तो हम, मेरे पास पैसा, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हर किसी का मर्डर करते हुए चलते हैं, फिर पैसा देके हम खरीद लेंगे उन लोग को। ये क्या हो गया? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो विटनेस खरीदना इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्लियर है? ओके ओके। यहां पे अब थोड़ा गेम किया। कुछ ऑफेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं पता है? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं। व्हाट इज कंपाउंडेबल ऑफेंसेस? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब, अगर हम आसानी से समझा सकें तो, अपना गलती मानना। अगर मानो आज मेरे कारण तेरा कोई नुकसान हुआ, मानो हम तेरा गाड़ी ठोक दिया, तो लीगली तो तुम कोर्ट जाएगा मेरे पे केस करके। लेकिन अगर हम बाहर में ही तुमको पैसा दे दी कि भैया आपका इतना नुकसान है और पैसा ले लो, क्या वो लीगल है या इलीगल है? लीगल है ना। वो तो इलीगल नहीं है ना, क्योंकि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस में आता है। अब हम लोग क्या इंडियन पीनल कोड पढ़ रहे हैं? इंडियन पीनल कोड क्या है? आईपीसी पढ़ रहे हैं, एफआईआर वाला काम सीख रहे हैं हम लोग? नहीं। तो हम लोग ये लिस्ट याद करेंगे? नहीं। हम लोग का सीए में भी है, कंपनीज एक्ट में, ये वाला ऑफेंसेस, बट हम लोग जनरल लेवल पे बात करते हैं। किसी का गाड़ी ठोके, गाड़ी टूटा, वहीं पैसा देके रफा दफा कर दिए, ये क्या हुआ? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अपना गलती मान लो। अगर हम ये कर रहे तो इलीगल है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम कोई अनकंपाउंडेबल ऑफेंसेस का काम करके फिर हम सोच रहे विटनेस खरीद ले, वो लीगल है या इलीगल? सिंपल शब्द में समझा रहे ये पूरा बात। ऑफेंसेस 2 टाइप का होता है, कंपाउंडेबल एंड अनकंपाउंडेबल। अगर ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है तो हम विटनेस को पैसा दे सकते हैं, मांडोली कर सकते हैं, हाँ, अपना सेटलमेंट हो सकता है। अगर अनकंपाउंडेबल है, मर्डर कर दिए, क्या उसमें सेटलमेंट चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देते तुम लोग के सामने। मानो ए बोला कि बी, हम तेरे को कुछ जमीन बेचेंगे, ठीक है, कुछ जमीन सेल कर देंगे, बदले में बी तुम मेरे पे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला रहा था
वो मत चलाना। ये लीगल है या इलीगल? इलीगल। अब तुम लोग इलीगल क्यों बोला ये वर्ड देख के? क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मेरे एक बात को गौर से सुनो, ये देखना होगा कंपाउंडेबल है या अनकंपाउंडेबल। अरे किसी का गाड़ी तोड़ना क्रिमिनल पार्ट में आता है कि नहीं आता है? लेकिन वो कंपाउंडेबल था ना, हम लोग भुगत सकते हैं ना उसका पैसा भर के। तो हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे कि वो कंपाउंडेबल है या इनकंपाउंडेबल। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, आंसर में दोनों बात लिखेंगे कि अगर हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसा क्रिमिनल प्रोसीडिंग को स्टिफल करने का कोशिश करते हैं जो कंपाउंडेबल है, तो वो चलेगा, वो वैलिड है। लेकिन अगर अनकंपाउंडेबल ऑफेंस को हम लोग स्टिफल करते हैं तो वो क्या है? इनवैलिड है। ठीक है, स्पष्ट हिंदी में बोल दे रहे हैं एक बार, ताकि जो बच्चा लोग का मोटा बुद्धि उन लोग में घुसे। अगर कोई केस चल रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ करना गलत, लेकिन वो चीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कब होगा? जब वो अनकंपाउंडेबल है। अनकंपाउंडेबल का मतलब लॉ उसका सेटलमेंट परमिशन नहीं देता है, कोर्ट में आके बात करने बोल रहा है। हम किसी का मर्डर कर रहे हैं, हम उसको सेटल कर सकते हैं बाहर? नहीं। लॉ बोलता है जो मर्डर किया उसको कोर्ट लेके आओ, उसको हम पीटेंगे। ठीक है, तो तुम लोग को ये टेंशन नहीं लेना है, बस तुम लोग को देखना है कि कंपाउंडेबल है चलेगा, अनकंपाउंडेबल है नहीं चलेगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। अब दिमाग में बैठ गया ये चीज पूरा कि कोई है, किसी को अभी भी डाउट है? क्लियर है सबको? जीनत क्लियर है तेरे को? ठीक है, आगे देख रहा है इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा स्टार का मतलब समझ रहा है ना? एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम में से रिलेटेड सवाल बहुत फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। एक बार अगर हम इंग्लिश में रीड करें तो बेहतर होगा। मेंटेनेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू मेंटेन अ सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। मानो ए बी को ऑफर किया 2000, बोला कि देख बी, अगर तुम सी के ऊपर केस करेगा ना, हम तेरे को 2000 देंगे। ठीक है, क्या इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट है? मेरा कोई फायदा दिखाया तुमको क्वेश्चन में? नहीं ना, ये मेंटेनेंस है। जैसे कि हम तुम लोग को एक एग्जांपल देते हैं, तुम लोग को और क्लियर होगा। मेरा दवाई का दुकान है, हम एक दवाई बेचे और उस दवाई के अंदर एक कीड़ा निकला। दवाई जिस कंपनी का था, कस्टमर उस कंपनी पे केस कर सकता है। अगर कस्टमर मेरे द्वारा आया कि सर आप मेरा मदद कीजिए केस करने में, अगर हम उसका फ्री में मदद कर रहे हैं, वो क्या होगा? मेंटेनेंस। हम एक चलता हुआ केस को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं तुमको जो भी मुआवजा मिलेगा उसका 20% मेरा इंटरेस्ट आ गया ना, मेरा इसमें रुचि आ गया ना, मेरा इसमें फायदा आ गया ना, यह चैम्पर्टी हो गया। चैम्पर्टी एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें हम अग्री कर रहे हैं कि हम तेरा मदद करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस कि तुम जो भी प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन जीतेगा। प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन मतलब जो भी तुम जीतेगा उसका कुछ हिस्सा मेरे को देगा, तो चैम्पर्टी है। और फ्री में करेगा तो मेंटेनेंस है। इजी है अब समझना। फ्री में हो रहा है तो मेंटेनेंस, और पैसा देके हो रहा है तो अभिजीत, पैसा देके हो रहा है तो, और फ्री में हो रहा है तो पहले कहीं नहीं बोल रहा था। ठीक है, याद रहेगा? ओके। केस, लिटिगेशन, प्रोसीडिंग, सूट, एलिगेशन नहीं, एलिगेशन हो गया आरोप। ठीक है, ये सब जो है लिटिगेशन वगैरह सब केसेस से रिलेटेड होता है। एलिगेशन लगाते हैं तब प्रोसीडिंग शुरू होता है, आरोप लगाने पे प्रोसीडिंग शुरू होता है। ठीक है, ये सब बेसिक इंग्लिश वर्ड है। क्लियर? ओके। तो भैया एक बात बताइए, आप हम लोग को मेंटेनेंस और चैम्पर्टी पढ़ाई क्यों? क्या काम है उसको पढ़ने का? यहाँ पे हम लोग मस्त अपोज टू पब्लिक पॉलिसी पढ़ रहे थे ना, अब बीच में नया टॉपिक घुसा दिए। बताइए, देखो इसके पीछे रीजन। मेंटेनेंस और चैम्पर्टी वैलिड होता है, लेकिन दो सिचुएशन में वॉइड होता है। मेंटेनेंस और चैम्पर्टी वैलिड होता है, लेकिन दो सिचुएशन में वॉइड होता है। पहला, अगर वो किसी एक पार्टी को अनजस्ट है। क्या है? अनजस्ट, मतलब किसी एक पार्टी के लिए अन्याय हो रहा है। मानो
मानो हम तुमको दवाई बेचे, दवाई में कुछ नहीं था, तुम एक कीड़ा डाला, दवाई बंद किया और बोला अब मेरा मदद कीजिए भैया आप। अगर अब हम तेरा मेंटेनेंस में मदद करें या चैम्पटी में मदद करें, क्या वो सही है? ये तो वॉइड बात है ना, ये तो अनजस्ट है ना अदर पार्टी के लिए, यही यहां पर बोलता है। ठीक है। और दूसरा सेम बात है, मेरा मलिशियस मोटिव है, मतलब मेरा जो इरादा है वो नेक नहीं है, उसमें खोट है, वो मलिशियस है। ठीक है, वो क्या है? मलिशियस है, उसमें खोट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग एक केस करने जा रहे हैं किसी बंदा पे और तुम चाह रहे कि हम तेरा मदद करें, बदले में तुम पैसा देगा, तो ये चैम्पटी है या मेंटेनेंस है? चैम्पटी है। मदद मांग रहा है तुम मेरे से कि हम किसी विटनेस को दबा दें, ये मलिशियस मोटिव है ना, किसी के लिए अन्याय हो रहा है ना, यहां पे ये इलीगल हो जाता है। क्लियर है? एग्जाम में क्या देखा गया है कि सवाल किसी एक टॉपिक का कहानी बनाकर आया, मानो हम चैम्पटी का कहानी बना के आया, तो सबसे पहले मलिशियस को भी डिफाइन किया, चैम्पटी को भी डिफाइन किया, फिर बताया कि यहां पे चैम्पटी है। ठीक है। और उसके बाद ये दो सिचुएशन रखा, अगर क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, मोटिव मलिशियस था, तो वॉइड हो जाता है, और अगर ये दोनों पॉइंट नहीं है तो वैलिड होता है। इससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन आए यही स्टेप फॉलो करना है। पहले दोनों का डेफिनेशन लिखना है, दूसरा स्टेप ये टॉपिक किसके ऊपर है वो बताना है, तीसरा स्टेप ये दो एक्सेप्शन के बारे में लिखना है, चौथा स्टेप कंक्लूजन यहां पर क्या होगा। क्या सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? बन लेगा आंसर? ओके। मलिशियस, तेरे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कभी ये वर्ड सुनिए? मालवेयर, मालवेयर, एंटीवायरस। वायरस क्या होता है? मालवेयर होता है, मालवेयर अटैक, यानी कि कंप्यूटर में कोई चीज अटैक किया। अच्छा, वो अच्छा चीज है या बुरा चीज है? बुरा चीज है। मालिशियस, ये माल वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है बुरा। मालिशियस मोटिव यानी कि बुरा मोटिव, गंदा मोटिव, गलत मोटिव, ये सबको मालिशियस बोला जाता है। क्लियर है? समझ गया सब कोई भी वर्ड में किसी को भी कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलो रीड मार लो एक बार, कोई डाउट होगा हाथों हाथ हम लोग सल्टा देंगे। मेंटेनेंस एंड चैम्पटी रीड मार लो। ये टॉपिक पे छोटा छोटा डाउट्स आ रहा है, जैसे कि कुछ वर्ड्स को लेके डाउट आ रहा है। पहला तो ये एग्जाम्पल 46 में क्या होगा? ए बी को ऑफर किया 2000 रुपया देंगे बी अगर तुम सी के ऊपर केस करेगा, और बी सी का फ्री में मदद कर रहा है, तो ये मेंटेनेंस है या चैम्पटी? मेंटेनेंस। बट इसके पीछे का मोटिव क्या है? जस्ट टू अनॉय सी, बस सी को उंगली करना है, ये क्या हो गया? ये तो गलत बात है ना, ये मलिशियस मोटिव है कि नहीं है? तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या अवॉइड होगा? दूसरा, बच्चा लोग को डाउट आया लिटिगेशन, टू असिस्ट अनदर इन लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब केस जो चलता है कोर्ट में। ठीक है। एंड लास्ट में ये लाइन में दिक्कत आ रहा है, और ऑपरेसिंग अदर पार्टी बाय इंकरेजिंग अनराइटियस सूट्स एंड नॉट विद द बोनाफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ असिस्टिंग अ क्लेम बिलीव टू बी जस्ट। देखो तुम लोग नोटिस करेगा ना, ये सब अंडरलाइन नहीं करते, क्योंकि ये सब तुम लोग को वर्ड्स एग्जाम में दिखे ना तो खाली इसका हिंदी पता होना चाहिए, रटने का जरूरत नहीं है। अब बेसिकली ऑपरेस करने का मतलब क्या होता है? किसी को दबाना। ठीक है, किसी अपने से कमजोर को दबाना। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमाणिक या फिर वास्तविकता, यानी कि बेसिकली बोला जाए एक्चुअलिटी में क्या है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ऑपरेसिंग अदर पार्टी बाय इंकरेजिंग अनराइटियस सूट, यानी कि बिना मतलब का सूट। अनराइटियस मतलब बिना मतलब का सूट, बिना मतलब का केस कर रहे किसी के ऊपर। एंड नॉट विद बोनाफाइड ऑब्जेक्टिव, वास्तविकता में कुछ नहीं हुआ है, हम अनराइटियसली केस किए जा रहे हैं, एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ है, हम जबरदस्ती केस करके परेशान करना चाहते हैं। और उसको किस मोटिव में डाला? मालिशियस मोटिव में डाला। क्लियर है? अब बोनाफाइड मतलब वास्तविक, एक्चुअलिटी में। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सच एग्रीमेंट इज मेंटेनेंस एग्रीमेंट, ये मेंटेनेंस है, बट क्या ये वैलिड है? बोला कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मेंटेनेंस हो सकता है, चैम्पटी हो सकता है, ये अलग बात है, और उसका वैलिड होना ना होना अलग बात है। क्लियर?
एकदम। मेंटेनेंस होके वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, चैम्पटी होके वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। मेंटेनेंस और चैम्पटी तो एक सिचुएशन बता रहे कि पैसा लेके मदद कर रहे तो चैम्पटी है, फ्री में मदद कर रहे तो मेंटेनेंस है। क्लियर? अच्छा बताओ ना, बीसीसीएल में हम किसी का नौकरी लगवा रहे हैं, ये क्या है? गलत है। अच्छा मानो कोई एक आदमी है, हम उसको पैसा दे रहे हैं कि वो जल्दी रिटायर हो जाए ताकि हम उसका नौकरी ले सकें, क्या ये सही है? ये भी गलत है। अच्छा मानो जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, नाम सुना हुआ, ये सब प्रेसिडेंशियल लेवल का अवार्ड होता है, देश का सबसे बड़ा सम्मानित करे जाने वाला अवार्ड होता है, अगर हम उसको खरीद रहे हैं तो क्या ये सही बात है? तो बोला अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस को खरीदना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, या फिर किसी पब्लिक टाइटल जैसे कि पद्म विभूषण वगैरह से रिलेटेड गलत काम कर रहे हैं, तो वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। ठीक है, वो भी क्या माना जाएगा? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। देखो, अग्रीमेंट टू पे टू अ पब्लिक सर्वेंट, किसी सरकारी कर्मचारी को पैसा दे रहे कि वो रिटायर कर जाए, सही बात है क्या? नहीं। पद्मा विभूषण के लिए पैसा दे रहे कि हम उसको खरीद लें, सही बात है क्या? नहीं। यहाँ पे 15,000 रुपया दे रहे हैं कि यार तुम नौकरी से निकलो और मेरा बेटा को नौकरी दे दो, सही बात है क्या? नहीं। क्लियर है? फटाक से 2 मिनट दे रहे, रीड कर लो तो पॉइंट नंबर 4। अभी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और अगेन ये स्टार मार्क वाला एग्जाम्पल है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चा लोग गलती करते हैं। मानो ए है और बी है, ठीक है? कोविड में धनबाद में जरूरत था ऑक्सीजन सिलेंडर का, राइट? अब पूरा धनबाद में सिर्फ 2 बंदा ऑक्सीजन सिलेंडर बेचता है, और ये लोग दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यार हम भी 100 रुपया का ऑक्सीजन सिलेंडर को 500 में बेचेंगे और तुम भी 500 से नीचे मत बेचना। ये लोग क्या कर रहे हैं? अपना मोनोपोली होने का गलत फायदा उठा रहा है ना। क्या किसी चीज़ का दाम को सेट करना मार्केट प्राइस के अंदर में, एमआरपी के अंदर में किसी का दाम को सेट करना इलीगल है? नहीं। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया? ये तो गलत हो रहा है पब्लिक के साथ, तो ये क्या है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखो लॉ क्या बोलता है, लॉ क्लियरली बोला कि हम लोग मोनोपोली क्रिएट करने के लिए किसी को पैसा नहीं दे सकते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों को लेके ही इंडिया में मोनोपोली है, जैसे कि डिफेंस के मार्केट में सरकार के हाथ में कि बंदूक का लाइसेंस वही लोग देगा, ठीक है? और कुछ ड्रग्स से रिलेटेड मोनोपोली है। बट क्या मार्केट में तुमको किसी भी चीज़ का मोनोपोली दिख रहा है? बिजली भी आजकल टाटा बनाने लगा है ना? तो मोनोपोली अलाउड नहीं है। और अगर हम मोनोपोली क्रिएट करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर। अगर हम किसी चीज़ के इकलौता विक्रेता हैं, जैसे कि इंडिया में क्या है? रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली। इकलौता विक्रेता है कौन? गवर्नमेंट। तो वो मोनोपोली है। क्या हम लोग मिलके मोनोपोली बना सकते हैं किसी चीज़ का? मानो आज हम लोग सबको मिलके बात किए कि पूरा धनबाद में सिर्फ एक ही ट्यूशन चलेगा अपना, बाकी सबको पैसा देके बंद करवा देना है, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। समझ आ गया कहानी? क्यों नहीं होगा? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए नहीं होगा। क्लियर? ये देखो, अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली इज वॉइड, है कि नहीं? नेक्स्ट, शादी तुड़वाने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? वॉइड है ऑब्वियसली। लेकिन भैया शादी करवाने का कॉन्ट्रैक्ट, शादी करवाने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है। मतलब अगर आज हम तुम लोग के पापा से पैसा ले लें और तुम्हारा कहीं और ज़बरदस्ती शादी करवा दे तो वो वैलिड होना चाहिए? क्यों नहीं? क्योंकि कंसेंट नहीं है। तो यहाँ पे बात उठा मैरिज ब्यूरो का कि मैरिज ब्यूरो तो शादी करवाता है,
तो क्या वो वैलिड काम कर रहा है? बोला हाँ वो वैलिड काम कर रहा है। हाँ कोई कुछ बोला क्या? हाँ 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 मैरिज ब्यूरो, अरे शादी.com, जीवनसाथी.com, याद आ रहा है? वो लोग तो शादी करवाता है ना, और आप बोल रहे हैं मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट गलत है। अच्छा बहुत मैरिज ब्यूरो ना तलाक भी करवाता है। अरे जो एडवोकेट होते हैं जो डाइवोर्स करवाते हैं उनका काम क्या होता है? तलाक करवाना। तो क्या एडवोकेट जो कर रहा है वो वॉइड है? एडवोकेट तलाक करवा देगा उसको पैसा नहीं मिलेगा? बोला नहीं नहीं वो चलता है। क्लियर? अगला, इन्फ्लुएंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस यानी कि न्याय, और हम किसी को भी न्याय देने में अगर अड़चन पैदा करें वो वॉइड होता है। वही विटनेस को पैसा दे दिए कि तुम मत आना ताकि हमको सजा ना मिले, क्या होगा? वॉइड होगा। क्लियर है? ओके। अगला, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। सिर्फ 2 पॉइंट यहां पे ध्यान रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसी के ऊपर सवाल आ रहा है हर बार। एक एग्रीमेंट है एक एजेंट के द्वारा कि हम फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है, हम किसके एजेंट है? रश्मि मैम के। अगर हम उनसे बिना पूछे कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहे तो क्या उसको रख पाएंगे बिना डिस्ट्रीब्यूट किए? नहीं रख पाएंगे। अगर रखेंगे तो वो क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। मेरे पास ऑब्लिगेशन है ना, एक जिम्मेदारी है ना इंस्टीट्यूट को संभालने का, लेकिन यहाँ पे मेरे को मौका भी मिलता है ना, इंटरेस्ट मेरा रुचि का काम भी आता है, लेकिन हमको क्या क्या चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ता है? अपने ऑब्लिगेशन को। नेक्स्ट, ए एक मैनेजर है फर्म का और वो बोला कि एक्स हम तेरा कॉन्ट्रैक्ट पास कर देंगे अगर तुम हमको साइड से टेबल के नीचे से 2 लाख रुपया देगा। ये वैलिड है या वॉइड? वॉइड। किस बेसिस पे? इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। सिंपल वर्ड में, अगर हमको कोई जिम्मेदारी सौंपा गया है तो वो मेरा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, और उस जिम्मेदारी के साथ विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर आया होगा। क्या ये पावर का हम गलत इस्तेमाल कर सकते हैं अपना फायदा के लिए? सीक्रेटली नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन वाला टर्म यूज करके एग्जाम में आना होगा। क्लियर है? अगला, इसके ऊपर भी एग्जाम में सवाल आता है। ओके, एक सेकंड रुको। एक बात बताओ, अगर हम तुम लोग को पढ़ा रहे और बदले में बोले कि 5,000 रुपया देना और 5,000 एक ऐसा जानवर को देना जो कि अलाउड नहीं है बिक्री करना, शेर, 5,000 रुपया देना और 5,000 का शेर देना, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? वॉइड है, या फिर वो वॉइड इन पार्ट है, उसका एक हिस्सा वॉइड है, एक हिस्सा वॉइड है ना। लॉ बोलता है कि कभी तुम ऐसे फंस गया कि जो कंसीडरेशन है वो अनलॉफुल इन पार्ट है, आधा हिस्सा तो वैलिड है आधा हिस्सा वॉइड है, तो जो वॉइड वाला है उसको हटाओ और जो वैलिड वाला है उसको रखो। यहां पर क्या देखें कि जो वॉइड और वैलिड वाला अलग अलग हिस्सा था, 5,000 रुपया 5,000 का जानवर, दोनों साथ में जुड़ा हुआ था या अलग अलग था? अलग अलग। अगर हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, सवेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को बांट सकते हैं, तो जो वैलिड वाला है जो लीगल है वो वैलिड रहेगा, जो इलीगल है वो वॉइड रहेगा। लेकिन मानो अगर हम नहीं बांट सकते तो, अगर हम तुमको बोलते हैं कि नमक के साथ तुम लोग मेरे को कोकेन मिला के दे दो, कोकेन और नमक एक जैसा दिखता है, नमक के साथ कोकेन मिला के दे दो, क्या तुम नमक और कोकेन को अलग कर पाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या सेवरेबल है? नहीं है सेवरेबल, नॉन सेवरेबल है। तो यहां पर क्या होगा? अब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अलग हो पाता है, वैलिड पार्ट को वैलिड रखो, बाकी को हटाओ। अलग नहीं हो पा रहा है, पूरा को हटाओ। क्लियर है कहानी? समझ आया ना पूरा बात? पॉइंट नंबर 9 रीड करो तो सब कोई, यहां तक सबको क्लियर? अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। क्या वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक चीज है? क्या अंतर है दोनों में? वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से क्या था? वॉइड, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। अभी वॉइड एग्रीमेंट, ये वर्ड हम लोग क्या पहली बार देख रहे हैं?
हम लोग पढ़े ना कि अगर कोई इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड का है या फिर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो क्या हो रहा था? वॉइड। अगर बाइलैटरल मिस्टेक होता था तो वॉइड। अभी पढ़ के आए ना, अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वॉइड। ठीक है, अनलॉफुल इन पार्ट भी पढ़े ना अभी, कोकेन वाला एग्जांपल, सेवेरेबल नॉन सेवेरेबल, ये 4 पॉइंट तो अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन सेक्शन 26 ऑनवर्ड हम लोग आज पढ़ाई करेंगे, जिसमें से ये जो 6 है, इनफैक्ट इसके आगे भी है, 2 यहाँ पे भी है। अग्रीमेंट विथआउट कंसिडरेशन, याद है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड हो जाता था। ये जो 4-5 पॉइंट है ये हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, दूसरा है वेजरिंग। इसके ऊपर हर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में सवाल आता है। ये इस पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। एक बात बताओ, हम एक मेजर है और हमको मेरा शादी होने वाला है। तुम लोग मेरे को बोल रहे हैं कि भैया हम आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं, आप ये लड़की से शादी मत कीजिए। हम तुमसे 10,000 रुपये ले लिए, तुमको हाँ हाँ बोले और बाद में शादी कर लिए, क्या तुम लोग मेरे पे केस कर पाएगा? नहीं। शादी तोड़वाने का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और इसलिए क्या होता है? वॉइड। मानो एक माइनर है और हमको तुम लोग पैसा दिया कि भैया उसका माँ बाप तो समझ नहीं रहा है, इस माइनर का शादी आप तोड़वाइए जाके, और हम उस माइनर का शादी तोड़वा दिए और अब तुमसे पैसा मांग रहे हैं, ये वैलिड है या वॉइड है? ये वैलिड है। माइनर का शादी तोड़वाना गलत नहीं है, वो तो सही है ना। अच्छा, एक माइनर का शादी करवाने के लिए हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ये वैलिड है या वॉइड है? दिमाग में बन गया तीनों डिफरेंस। एग्जाम में ये तीनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आएगा और जबरदस्त वाला इंग्लिश में तुम लोग को दे देगा। तुम लोग को क्या करना है? बस उसको नॉर्मल हिंदी में कन्वर्ट करना है। बस देखो, लॉ में चाहे वो इंटर हो, चाहे वो फाइनल हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, लॉ में पास करने का एक लौता सीक्रेट है क्वेश्चन को हिंदी में सही कन्वर्ट करना। बहुत बार बच्चा लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है, याद भी सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को हड़बड़ी में पढ़ने का आदत रखते हैं और हड़बड़ी में पढ़ने के कारण हम लोग कुछ वर्ड्स मिस कर देते हैं, जिसके कारण आंसर पूरा सही लिखने के बावजूद 5 में 1 या 2 मिलता है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को गलत हिंदी में समझें। तो क्वेश्चन धीरे धीरे समझेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे तो कुछ दिन में, अभी तो खाली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम कर रहे हैं अपन। ठीक है, ओके। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज वाला समझ गया। क्या क्या सीखे? मेजर का शादी हो रहा है, पैसा दिए, क्या वो शादी तोड़ पाएगा? नहीं नहीं, वॉइड है। माइनर का शादी तोड़वाने के लिए पैसा दिए, वैलिड है। माइनर का शादी करवाने के लिए पैसा दिए, वॉइड है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ओ भाई सेक्शन 27, ये सेक्शन का जिक्र तुम लोग को कितना बार मिलने वाला है तुम लोग का लॉ में, अभी इंटर में, फाइनल में, लिमिट नहीं। क्या बोलता है ये लॉ? ये बात हम तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तुम लोग को हम क्या पढ़ाएं कि अगर हम लोग आज मिलके बात करें कि हम लोग धनबाद में एक भी ट्यूशन नहीं पढ़ाने देंगे किसी को, क्रिएटिंग ऑफ मोनोपोली, ये क्या था? वॉइड। किस बेसिस पे? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब एग्जाम्पल थोड़ा बदलते हैं। मेरा मैम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम जितना दिन आपके साथ पढ़ा रहे हैं, जिस दिन हम आपका ट्यूशन छोड़ेंगे उसके 6 महीना तक धनबाद से 10 किलोमीटर के रेडियस में हम सीए का लॉ नहीं पढ़ाएंगे। क्या बात हुआ कि 10 किलोमीटर का रेडियस में 6 महीना तक सीए का लॉ नहीं पढ़ाएंगे। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? मैम हमको पढ़ाने से रोक रही है कॉन्ट्रैक्ट करके, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? कितना जन बोलता है वॉइड है? मैम से मेरा बात हुआ, मैम बोली कि तुम जितना दिन यहाँ पढ़ा रहे पढ़ाओ, जिस दिन तुम यहाँ से छोड़ेगा, मैम मेरे पे 2 रेस्ट्रिक्शन लगाई। पहला रेस्ट्रिक्शन लिमिट ऑफ एरिया,
10 किलोमीटर तक नहीं पढ़ा सकते। दूसरा लिमिट ऑफ टाइम, 1 साल तक नहीं पढ़ा सकते। दोनों मेरे पे लगा दिए, हम 1 साल तक ये सेंटर का 10 किलोमीटर का रेडियस में नहीं पढ़ा सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट मैम का मेरे साथ वैलिड है या वॉइड है? कैसे? कंडीशनल ऑफर। और देखो एक बात को समझो, इसको वैलिड करने का रीज़न क्या हुआ? आज हम यहाँ पर पढ़ाएं, हमको तो पता चल गया कोचिंग कैसे चलता है, हम तो खोल सकते हैं ना बाहर जाके। अब जब हम कोचिंग खोलेंगे, तुम लोग जो है वो लोग भी तो मेरे पास आने लगेगा, कस्टमर भी छिनाता है ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज अगर हम मानो गोकुल के साथ काम कर रहे हैं, हमको गोकुल का खाने का रेसिपी का सीक्रेट पता चल गया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का सीक्रेट पता चल गया, अब तो हम मिठाई दुकान खोल सकते हैं उसके बगल में। ये तो फिर एक मतलब इसमें तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है ना सेलर को। तो लॉ बोला देख भाई, तुम किसी को काम करने से रोक नहीं सकता है, ये लगा लॉ। लेकिन इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 27 कि तुम अगर पार्टनरशिप किया है किसी के साथ तो तुम पे कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। आओ देखते हैं। पहले क्या बोला? अग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेनिंग। रिस्ट्रेनिंग मतलब रोकना किसी भी प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस को करने से। क्या वैलिड है? नहीं, वॉइड। लेकिन इस रूल का एक्सेप्शन है। पहला, गुडविल बेचे एंड अग्री किए बायर कि रिफ्रेन करेंगे सिमिलर बिजनेस करने से विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट एंड सो लॉन्ग, टाइम वाला लिमिट। ठीक है, ये क्या बोला? अगर आज हम गोकुल का गुडविल खरीद लेते हैं तो हम गोकुल को रोक सकते हैं कि तुम मिठाई दुकान धनबाद में आने वाला 3 साल तक मत खोलना। क्यों भैया, कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि ना अगर हम उसको 5 लाख रुपया देके उसका गुडविल खरीदे तो क्यों खरीदे? उसका बिजनेस का नाम है, कल वो मेरे बगल में दूसरा गोकुल खोल लेगा, मेरा कोई फायदा हुआ गुडविल खरीदने का? नहीं। तो दो लिमिट लगा सकते। पहला एरिया का लिमिट, दूसरा टाइम का लिमिट। अब आया एग्जाम में क्वेश्चन, पिछला अटेम्प्ट का लॉ का क्वेश्चन अच्छा था, मजा आया था हमको देख के। क्वेश्चन है कि गोकुल का हम लाइसेंस खरीदें और उसको बोले कि वो आने वाला 15 साल तक मिठाई दुकान नहीं खोल पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? वैलिड आ रहा फीलिंग कि भैया वैलिड होना चाहिए। कोई वॉइड बोल रहा है? क्यों वॉइड बोल रही है? एग्जैक्टली एग्जाम में यह आंसर लिखा हुआ है कि अनरीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम है तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सोचो, समझ रहा बात को? इंस्टीट्यूट कैसे खेल रहा। अब हमको कैसे पता क्या रीजनेबल है या अनरीजनेबल? ये भी तो दिक्कत है। मेरे को लग रहा 15 साल तो ठीक है। अगर हम किसी को 5 करोड़ रुपया दे रहे एक मिठाई दुकान वाला को तो हमको 15 साल लगेगा ना वसूलने में भाई, गुडविल के नाम पे, तो वो तो ठीक बोल रहा है। तो यहां अब थोड़ा दिक्कत आ जाता है इंस्टीट्यूट का। तो हम लोग क्या देखें इससे कि अगर हम लोग को टाइम पीरियड 3 साल से ज्यादा दिख रहा है और हम लोग को लग रहा है कि रीजनेबल नहीं है तो हम लोग आंसर वैसे लिख देंगे। देखो बेस्ट होता है आंसर में क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट ये जो क्वेश्चन दिया ये एक अपना आरटीपी से दिया था और आरटीपी में आंसर दिया गया था कि ये टाइम अनरीजनेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अब हम लोग को ये चीज रट लेना पड़ेगा कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि लिमिट लगा है लेकिन लिमिट हमको देख के लग रहा है कि पूरे इंडिया में या पूरे झारखंड में लिमिट लगा दिया, एरिया का लिमिट अनरीजनेबल हो गया, टाइम में हमको बहुत लंबा पीरियड दे दिया, 5 साल 10 साल दे दिया, टाइम वाला अनरीजनेबल हो गया, तो हम कॉन्ट्रैक्ट का ये पूरा कहानी लिखेंगे। 27 में बोला है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि हमको कोई काम करने से नहीं रोक सकता, लेकिन फिर हमको बोला कि काम करने से रोका जा सकता है 2 रेस्ट्रिक्शन लगा के। क्या क्या? टाइम लिमिट एंड एरिया लिमिट। लेकिन दोनों क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। और फिर अपना आंसर में लिखेंगे कि यहां जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है? अनरीजनेबल है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? समझा कहानी? यहां पे ये रीजनेबल वर्ड को हाईलाइट कर लेना। ये पूरा खेल इस क्वेश्चन से अगर तुम लोग को डराने के लिए आया तो यही आएगा, हम पहले ही बता दिए। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यही तो दिक्कत है। हर जगह रीजनेबल टाइम अलग अलग होगा, बट हम लोग अपना सिलेबस के लिए 3 साल मांग सकते हैं।
2 से 3 साल चलता है। क्लियर? सोचो, एक वर्ड के ऊपर तुम लोगों के साथ एग्जाम में गेम कर रहा है, ये एक वर्ड ही के ऊपर ना गेम हुआ, तो बहुत संभल के रहना। अब पेपर वैसे सेट नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था ना, सीए का अभी भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे टीचर है जैसे कि फिजिक्स वाला, उन लोग क्या बुद्धि लगा रहा है कि इंस्टीट्यूट आज तक जो सवाल पूछा बच्चा लोग को वो सब बनवा दिया, और सीए फाइनल के लेवल पे भी वही सब बार बार रटवाए जा रहा और करवा रहा। अब इंस्टीट्यूट हो गया चालू, इंस्टीट्यूट नया नया इंस्टीट्यूट सीएस का सिलेबस से हम लोग से सवाल पूछ ले रहा है, मतलब सीएस का क्वेश्चन से सवाल पूछ रहा है, लॉ का एलएलबी का सवाल पूछ ले रहा है। टॉपिक यही है, बट हम लोग के पास आईसीआई के पास क्वेश्चन लिमिटेड है, बाकी जगह तो क्वेश्चन लिमिटेड थोड़ी है। सवाल नया नहीं बन रहा है, सवाल ऑलरेडी वही बन रहा है, बट वो लोग अब गेम खेल रहा है। पहले पेपर आसान होता था और अब पेपर का लेवल है, चैलेंजिंग है। और अब बात ये है ना कि ये सिर्फ सीए में नहीं देखा जा रहा है, सीएस, सीएमए, एमबीए, हर जगह पेपर को और टफ बनाया जा रहा है। यूपीएससी का इस बार जो पेपर आया था प्रीलिम्स का, वो भाई साहब एकदम अनएक्सपेक्टेड पेपर। सीए फाइनल का पेपर, सीए फाइनल का ग्रुप 1 का पेपर आज तक का हिस्ट्री में इतना टफ नहीं आया। नॉर्मली रूल क्या होता है, एक पेपर टफ आता है, बाकी आसान आता है। सब रिकॉर्ड टूट चुका है इस बार, फाउंडेशन भी इस बार टफ आएगा सब बोल रहे हैं। तो तुम लोग का तैयारी भी उस हिसाब से होना चाहिए। यू आर गोइंग टू कम्पीट विद द बेस्ट माइंड ऑफ इंडिया। सीए कौन बच्चा लेता है? अक्सर सीए वो बच्चा लेता है जो कॉमर्स ले लिया, उसको हार्डवर्क आता है और वो इंटेलिजेंट भी है। तुम वैसा बच्चा लोग से कम्पीट करने जा रहा है, वो लोग एक वर्ड भी नहीं छोड़ने वाला है, तो तुम लोग को भी एकदम तैयार रहना है, ठीक है। अगर एक पार्टनरशिप एक्ट में सेम चीज हो, तो ये कहाँ लिखा हुआ मालूम है? सेक्शन 36 पार्टनरशिप एक्ट में, कि अगर आउटगोइंग पार्टनर है और उसके साथ हम एग्रीमेंट किए तो क्या वो एग्रीमेंट वैलिड होगा? हाँ, वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। अगर हम मानो तुम लोगों के साथ पार्टनरशिप की है और हम रेस्टोरेंट खोले हुए थे, तुम लोग मेरे से बोला कि भैया अगर आप यहाँ से जाएंगे ना तो आप रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते आने वाला 3 साल तक, क्या ये वैलिड है? हाँ, ये वैलिड है। लेकिन मानो हम लोग दोस्त हैं, तेरा रेस्टोरेंट है, हम तेरे साथ काम नहीं करते और हम रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं और तुम मेरे को रोक रहा है, ये वैलिड है या वॉइड है? तुम लोग समझ गए, ठीक है। अगर सबका मन से वॉइड जवाब आया, कोई है जिसका मन से वैलिड आया था अभी भी? नहीं, तुम लोग समझ गए, ओके। तो अगर गुडविल बेचे, ठीक है, तो हम उसको काम करने से रोक सकते हैं। पार्टनर रिटायर कर रहा है, एलएलपी, ये भी एक टाइप का पार्टनरशिप होता है, तुम लोग का सिलेबस में है 5 मार्क्स का। फिर ट्रेड कॉम्बिनेशन, सर्विस एग्रीमेंट, बेसिकली ये सब में से कुछ नहीं है, सीधे तुमको पूरा कहानी देगा एग्जाम में, ये याद भी नहीं करना है, कहानी देगा, कहानी देख के समझना है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे रीजनेबल है कि नहीं और वैलिड है कि नहीं, बस 2 चीज का एग्जाम में काम है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, क्या किसी लीगल प्रोसीडिंग को रोकना वैलिड है या वॉइड है? कोई चलता हुआ लीगल केस को रोकना वैलिड है या वॉइड है? वॉइड है, ये देखो वॉइड है, लेकिन इसका 2 एक्सेप्शन। पहला, अगर हम लोग, अब देखो कहानी समझो, मानो मेरा जो काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एआई, क्या वो जो जज वहां पे बैठा है लॉ का पढ़ाई करके उसको इस चीज का ज्ञान होगा? वो मेरा केस में कोई सही डिसीजन दे पाएगा? नहीं। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तभी उसमें दोनों एक बात पे साइन करते हैं कि हम लोग के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, लोचा होता है, तो हम लोग आर्बिट्रेटर को रेफर करेंगे। किसको रेफर करेंगे? आर्बिट्रेटर को। वो एक जज जैसा बंदा होता है जिसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, कुछ साल का एक्सपीरियंस में, मानो वो इंजीनियर था तो उसको पता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो हम उससे राय मशवरा लेके उसको बोलेंगे कि आप डिसीजन लीजिए। तो अगर हम आर्बिट्रेशन में, अब मानो मेरा और तेरा बात हो गया कि भाई कुछ भी लोचा होगा हम लोग इस इंजीनियर के पास जाना है, लेकिन बाद में तुम जा रहा है कोर्ट इस एग्रीमेंट का उल्लंघन करके, क्या हम तुमको रोक सकते हैं? हाँ। अब हम एकदम इस चीज को और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2 लोगों के बीच में आर्बिट्रेशन या फिर मीडिएशन या फिर कंसीलिएशन, क्या क्या, आर्बिट्रेशन या फिर मीडिएशन या फिर कंसीलिएशन का एग्रीमेंट था दोनों के बीच में, और बाद में कोई एक बंदा यूनिलैटरली अपने मर्जी से जाना चाहता है कोर्ट, तो क्या दूसरा वाला बंदा उसको रोक सकता है? हाँ।
रोक सकता है, क्योंकि पहले आप लोग राजी हुए थे किसी और बात पे। नॉर्मली क्या हम किसी को केस करने से रोक सकते हैं? नहीं, बट यहां पर अगर आर्बिट्रेशन, मीडिएशन या कंसीलिएशन होगा तो रोक सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है। और दूसरा भी यही है, आर्बिट्रेशन वर्ड दिखे मतलब हम लोग को क्या करना है, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के बारे में बताना है कि लीगल प्रोसीडिंग को रोकना वॉइड है, लेकिन फिर उसका एक्सेप्शन में ये बात को लिख देना है, ठीक है। देखो पहला पॉइंट में बात किया डिस्प्यूट का, ठीक है, कि डिस्प्यूट और आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे तो क्या, और दूसरा में बात किया क्वेश्चन का। कहानी दोनों सेम है, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड। आर्बिट्रेशन के साथ दो और वर्ड को ज्वाइन करके एग्जाम में डरा सकता है, मीडिएशन एंड कंसीलिएशन। कहानी सेम है कि थर्ड पार्टी जज के अलावा इस काम को देखेगा, जिसको इस चीज का ज्ञान हो। एकदम आर्बिट्रेटर के पास अगर तुम यूनिलैटरल जा रहा है तो हम रोक सकते हैं। अगर हम लोग दोनों बोले कि आर्बिट्रेटर को हटाओ और जज के पास जाते हैं और बाद में हम तुमको रोकना चाहते हैं, क्या रोक पाएंगे? नहीं, दोनों राजी हो गए थे जाने के लिए। समझ रहा बात को? ओके। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, इसका मतलब क्या हुआ भैया? अगेन वही, मेरा गाड़ी में तेल डाल दो, मीनिंग सर्टेन था, कौन सा तेल, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया था? वॉइड। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आईपीएल कौन कौन देखता है? बाकी लोग नहीं देखता है, कोई बात नहीं, हम भी नहीं देखते, खाली सीएसके का मैच देखते हैं। पैसा कौन कौन लगाता है? कोई भी नहीं? भैया लगाएंगे तो बताएंगे थोड़ी आपको, ठीक है। नहीं लगाना चाहिए, सट्टाबाजी नहीं करना चाहिए, बहुत एडिक्टिव होता है। तुम लोग नोटिस किया है, ड्रीम 11 या फिर वैसा कोई भी ऐप होता है, उसके बाद एक डिस्क्लेमर दिया जाता है, इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसको खेलें। क्यों? क्योंकि ये एडिक्टिव होता है। तो ये जो सट्टाबाजी है, ये समाज के लिए एक अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है? बुरा चीज़ है। सट्टाबाजी में होता क्या है? एक टीम पे पैसा लगाते, फिर जीत गया तो पैसा मिल जाता वापस। कितना रुपया? ठीक है। ड्रीम 11 भी वही चीज़ है, हम एक टीम बनाए अपने हिसाब से, उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन चूज किए और उनका परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमको पैसा मिलेगा। सवाल उठता है वो कैसा परफॉर्म करेंगे मेरे हाथ में है, वो तो अनसर्टेन है। हम किसी अनसर्टेन चीज पे पैसा लगा रहे हैं, इसको ही तो सट्टाबाजी बोलते हैं। चाहे तुम ड्रीम 11 का बात करो, चाहे तुम ये बोलो कि चलो आज बारिश होगा क्या, तुम बोला हाँ भैया होगा, हम बोले नहीं नहीं होगा, दोनों बाजी लगा लिया 20-20 रुपया का, ये भी तो वेजरिंग है। हमारे बीच में क्या हुआ? अग्रीमेंट, जिसमें पेमेंट क्या हो रहा है? मनी का। और हम लोग बाजी किस पे लगा रहे हैं? किसी अनसर्टेन इवेंट पे, ठीक है। इसका जो एसेंस है वो क्या है? एक जन हारेगा तो दूसरा जन जीतेगा। कभी भी ऐसा होता दोनों जीत रहा है सट्टाबाजी में? नहीं। हमारा हार जीत किस पे निर्भर कर रहा है? वो अनसर्टेन इवेंट पे, बारिश होगा कि नहीं, धोनी कैसा खेलेगा, उस पर डिपेंड कर रहा है कि ड्रीम 11 में हमको कितना मिलेगा, ठीक है। और ये जो है वो कैसा खेलेगा वो मेरे हाथ में है, मेरे पे डिपेंड करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ। समझ रहा है बात को? बोलो, क्या सीखे अपन? कि एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में क्या हुआ? मनी का लेन देन हुआ, और जिस कारण से मनी का लेन देन हो रहा है वो सर्टेन है अनसर्टेन है? अनसर्टेन है। और वो जो अनसर्टेन इवेंट है क्या वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं। अच्छा, क्या कोहली का छक्का मारने पे हम पैसा लगाएं, उसका छक्का मारने पे मेरा कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट है? मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है कि कोहली आके फिर मेरे को पिज्जा खिलाएगा? नहीं, मेरा तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। उसका छक्का मारने पे आज बारिश होगा, हाँ 15 से 20 मिनट और सामने रूम में बोलो, वेट कर लेंगे आराम से, ठीक है।
समझ आ रहा है बात? ओके, तो अपन घूम फिर के ये 6 बात सीखें। प्लीज पे अटेंशन, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तेरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग। पहला क्या बात था? पेमेंट क्या चीज का हो रहा है? मनी या फिर मनी इज वर्थ। तुमको अगर आज बारिश हुआ तो तुमको 100 रुपया देंगे मनी। तुमको आज बारिश हुआ, मेरा ये मोबाइल तेरा, मनी इज वर्थ। ठीक है। दूसरा, प्रॉमिस जो है वो कंडीशनल है कि अगर इवेंट होगा तो पैसा मिलेगा, अगर बारिश होगा तो तुमको 100 रुपया मिलेगा, बारिश नहीं होगा तो हमको 100 रुपया मिलेगा। ये कंडीशनल है किसी चीज के होने या ना होने पे। अच्छा, वो जो इवेंट है वो अनसर्टेन है या सर्टेन है? अनसर्टेन। ठीक है। और जो दोनों पार्टी है क्या दोनों विन विन सिचुएशन में है? नहीं, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। हमारा इंटेंशन क्या है? सट्टाबाजी करना, बेट लगाना। तो कॉमन इंटेंशन टू बेट है। और क्या इंटरेस्ट है बारिश होने से? मेरा क्या फसल में कुछ हो रहा है क्या? आज फार्मर्स को, फिशरमैन को बारिश का जरूरत होता है क्योंकि उनको उनका लेजिटिमेट इंटरेस्ट है उसमें। हमारा बारिश में कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट है? नहीं। तो 6 बात को याद रखना है। पहले प्रॉमिस टू पे मनी, और दूसरा कंडीशनल, और कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। तीसरा अनसर्टेन इवेंट। चौथा कैसा सिचुएशन? विन विन या विन लूज? विन लूज सिचुएशन। पांचवा इंटेंशन क्या होता है? सट्टाबाजी करने का, बेट करने का। एंड 6, क्या कोई इंटरेस्ट होता है? लेजिटिमेट इंटरेस्ट? ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन देखने जा रहे हैं जो कि देखने से लगेगा कि वेजरिंग है, और वो वेजरिंग होता है। लॉटरी ट्रांजैक्शन। लॉटरी में क्या होता है बताओ? कोई लॉटरी खेला आज तक? हाँ, मेरा क्लास में सब बच्चा है। इधर एगो ड्रीम 11 वाली बैठी हुई है, इधर एगो टिकट वाला बैठा हुआ है ना। क्या होता है लॉटरी में? एक टिकट खरीदते हैं। अगर न्यूज़पेपर में जो नंबर आया और मेरा टिकट का जो नंबर आया मैच किया तो मेरे को पैसा मिल जाता था। हम टिकट खरीदे 10 रुपया में, मेरे को करोड़ों मिल सकता है। अच्छा, ये जो नंबर आना है क्या वो सर्टेन है? वो अनसर्टेन है। बदले में क्या मनी इज वर्थ मिल रहा है या मनी मिल रहा है? हाँ, मनी या स्कूटी वगैरह भी मिल जाता है। वो इवेंट का हैपनिंग या अनहैपनिंग कंडीशनल है या फिर पक्का पक्का है? मेरा जीतना या हारना कंडीशनल है, अनसर्टेन है। अगर हम जीतेंगे तो तुम लोग हारेगा। तुम लोग भी लॉटरी खरीदा, हम भी खरीदे, हम जीते तो तेरा ही तो 10-10 रुपया हमको मिल रहा है। ठीक है। तो ये सब। अच्छा, क्या उसका उस लॉटरी का नंबर में मेरा कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट है? कोई ऐसा मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है उस नंबर से? मेरा कुछ पर्सनल लगाव है कि हम गाड़ी का नंबर भी उसको रखेंगे? वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्या है? वेजरिंग है। देखो एक बात समझाते हैं। अगर गेम ऑफ चांस है, अगर गेम ऑफ लक है तो वो वेजरिंग होता है। और अगर गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ नॉलेज है, तो वो वेजरिंग नहीं होता है। यानी कि अगर रेस हो रहा है तो क्या वो वेजरिंग है? नहीं, वहां तो मेरा स्किल काम आ रहा है। लेकिन यहीं पे अगर क्रॉसवर्ड पजल हो रहा है तो क्रॉसवर्ड पजल खेला है, वो वेजरिंग होता है। क्यों? मानो ऐसे करके 3 बॉक्स है, ऊपर में लिखा हुआ है बी और नीचे लास्ट में लिखा हुआ है टी। बीच में क्या होना चाहिए? ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, बैट भी हो सकता है, बेट भी हो सकता है। तो तुम जीतेगा कि नहीं ये किस पे निर्भर करता है? जो न्यूज़पेपर का एडिटर का हाथ में पेपर है उस पे अगर उसमें बैट लिखा हुआ है तो तुम जीत जाएगा। समझ रहा है गेम? तो क्या ये सर्टेन था तेरा जीतना? नहीं, अनसर्टेन था ना। तो ये क्या हो गया? वेजरिंग। तो लॉटरी क्या होता है? वेजरिंग होता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन भैया अगर लॉटरी वेजरिंग होता है तो वेजरिंग तो आप बोल रहे वॉइड होना चाहिए, सट्टाबाजी वॉइड होना चाहिए। हम लोग तो देखते हैं कितना बार लॉटरी वैलिड है। ऐसा कैसे? बहुत सारा लॉटरी गवर्नमेंट सैंक्शन करता है, भले ही उसको गवर्नमेंट सैंक्शन कर रहा है लेकिन फिर भी वो इनवैलिड माना जाता है। मतलब इनवैलिड इन सेंस कि वो गलत माना जाता है। ठीक है। तुम जीतेगा, तुमको पैसा मिलेगा, कंपनी भाग नहीं सकता है, लेकिन ये बात गलत है। ठीक है। यानी कि अगर हम लॉटरी का काम चला रहे गवर्नमेंट से परमिशन लेके, क्या हमको सजा मिलेगा? नहीं, बस आपको सजा नहीं मिलेगा। बाकी जो हम कर रहे हैं वो क्या है? गैम्बलिंग ही तो है। वो क्या है? गैम्बलिंग है। ठीक है। लॉटरीज आर इलीगल एंड इवन कोलैटरल ट्रांजैक्शन टू इट आर इलीगल। भैया यहाँ पे बोल रहा है लॉटरी इलीगल है, आप अभी बोले लॉटरी लीगल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
वो लॉटरी जिसको गवर्नमेंट परमिशन दे दिया, सैंक्शन कर दिया, वो लीगल है। अगर हम अपने दुकान खुल के बैठ जाए, लॉटरी का काम चालू करें, वो लीगल होगा? नहीं, उसमें पिटाई होगा। समझ रहा है अंतर? और लॉटरी चाहे कुछ भी हो, क्या है? वेजरिंग है, गैम्बलिंग है, उसको कोई अच्छा नाम नहीं देना है। क्लियर? हाँ, गवर्नमेंट सिगरेट से कैंसर होता है, परमिशन देता है ना, क्यों? विनिंग ऑन लॉटरीज पे टैक्स लगता है, एग्जेम्प्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर हम लॉटरी का काम करेंगे तो भी हमको लाइसेंस का पैसा देना होगा। गवर्नमेंट कमा रहा है इसीलिए पैसा देता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन, जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व ना हो, वो वेजरिंग है कि क्या है? वो वेजरिंग है। अभी देखो इन लोग का बुद्धि देखो, बहुत पहले 1955 में एक एक्ट आया था, प्राइस कंपटीशन एक्ट। वो क्या बोला कि देखो यार, अगर तुम मानो कोई कंपटीशन, क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कंपटीशन नहीं होता है, स्पॉट द डिफरेंसेस वाला, वो, या फिर कोई भी एथलेटिक कंपटीशन वगैरह कुछ भी खेल रहा है, एथलेटिक मतलब रेस वेस करवा रहा है, 1000 के नीचे है प्राइज का मनी तो वैलिड है, 1000 के ऊपर है तो वॉइड है। क्या बोला? प्राइस कंपटीशन जहां पे स्किल लगता है वो वेजरिंग कब नहीं माना जाएगा? अगर 1000 रुपए के नीचे का तुमको गिफ्ट मिल रहा है तो, उसके ऊपर का गिफ्ट है तो वो वॉइड माना जाएगा। मतलब हम रेस जीते हैं, मेरे को बोला था कार मिलेगा और अब कार नहीं दे रहा है, वो बच के जा सकता है? हाँ, क्योंकि 1000 के ऊपर का था ना, प्राइस बिलो ₹1000 इज वैलिड। अब ये 1955 में बना था, तब 1000 10,000 के बराबर हुआ करता था, लेकिन आज 1000 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। समझा? अब वैलिड है, अब सब वैलिड है। अगर ऐसा होता है ना तो कोर्ट मदद कर देता है, कोर्ट बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ये सब खाली पढ़ाने के लिए तुम लोग को, ठीक है? रियलिटी में ऑब्वियस सा बात है, अगर हम एक बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएं और बाद में प्राइज विनर को प्राइज नहीं देंगे, चाहे वो 5 करोड़ का हो, भागने देगा कोर्ट? हमको नहीं देगा। बट लॉ क्या बोलता है? ये बोलता है। ठीक है, अगला स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन। स्पेक्यूलेटिव का मतलब कोई जानता है? एग्जैक्टली अगर स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन यानी कि अंदाजा लगाया जा रहा है शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में क्या होता है? हम लोग अंदाजा, पक्का होता है कि शेयर का दाम बढ़ेगा, अंदाजा लगाते, तो वो भी क्या है? गैम्बलिंग है। ठीक है, लेकिन भैया शेयर मार्केट में तो सब काम कर रहे हैं, तो वो लोग वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 मिनट रुको, पता चलेगा। अब एक और फनी चीज आया, पता नहीं क्यों, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन में क्या बोलता है? अगर प्राइस जो विनर है उसको 500 से नीचे मिल रहा है तो वो वेजरिंग है, 500 से ज्यादा मिल रहा है तो वो वैलिड है। मतलब बोल रहा है कि तुमको सट्टा लगाना है, बड़ा लगाओ, छोटा मत लगाओ। ठीक है, इसके पीछे का रीजन समझाते हैं। हॉर्स रेस में हम लोग पैसा लगा रहे हैं, हम लोग जो पैसा लगा रहे हैं वो लोग तो ऐसे तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मारेगा क्या तुम सबसे कमजोर नंबर पे, कमजोर घोड़ा पे पैसा लगाएगा कभी? तुम देखेगा कि ये हॉर्स बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मसल डेफिनेशन अच्छा है, इसका जो डाइट है वो सही जा रहा है, तब जाके तुम पैसा लगाता है। तो इसीलिए हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन बोलता है 500 के नीचे सट्टाबाजी है, ऊपर ओके है। जबकि गेम ऑफ स्किल वहां पे क्या बोला? 1000 के नीचे है तो ओके है, ऊपर है तो नॉट ओके है। ठीक है, और ये रटना पड़ेगा 110%। आने वाला 3-4 रिवीजन जब तुम इस पॉइंट का करेगा ना, कंफ्यूजन होगा दिमाग में। तो हमेशा ये याद रखना कि घोड़ा का रेस सरकार बढ़ावा दे रहा है, 500 के ऊपर वैलिड है, 500 के नीचे इनवैलिड है। और प्राइस कंपटीशन एक्ट पुराना वाला है ना, तो उसमें बोलता है 1000 के नीचे वैलिड है और ऊपर इनवैलिड है। क्लियर? ओके। और बोला कि अभी तक जितना पढ़े ना वो सब वॉइड है। एक बार रिपीट कर दे, क्या क्या वॉइड है? लॉटरी ट्रांजैक्शन क्या है? वॉइड है। क्रॉसवर्ड पजल क्या है? वेजरिंग है, वॉइड है। लेकिन अगर 1000 के नीचे का प्राइस और गेम ऑफ स्किल है तो वैलिड है। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन विद रिलेटिंग टू गुड्स क्या है? वॉइड है। हॉर्स रेस अगर 500 के नीचे है तो क्या है? वॉइड। कुछ कुछ चीज वॉइड नहीं है, वेजरिंग भले है। चिट फंड, किसी को पता है शारदा चिट फंड के बारे में? कोलकाता का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड में से एक है। हम तुम लोग सबसे पैसा लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, एक इतना बड़ा बॉल लेते हैं, कटोरा, उसमें सबका नाम लिख के डालते हैं, जिसका भी नाम निकलेगा सारा पैसा उसका। अनसर्टेन इवेंट, मनी इज वर्थ, कंडीशनल, सब कुछ यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, लेकिन बोला वेजरिंग नहीं माना जाएगा, वेजरिंग नहीं माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। चिट फंड गलत बात है, लेकिन ये बोल के रखा है लॉ। ठीक है, और
शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, हम लोग अंदाजा लगा रहे, स्पेक्यूलेट कर रहे, ट्रांजैक्शन बढ़ता घटता पे, ये भी वैलिड बोला। क्योंकि देखो अंदाजा लगाते लेकिन पढ़ने के बाद, ग्राफ पढ़ने के बाद, तुम लोग सीए फाइनल में एसएफएम पढ़ेगा, वो इतना पढ़ाई करने के बाद अंदाजा लगा रहे, तो वैलिड है। गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, अब यहाँ पे इन लोग का समझदारी देखो, क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कंपटीशन, एथलेटिक कंपटीशन, ऊपर क्या बोला वॉइड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये करना क्या चाह रहा है भैया ये लोग, ये लाइन गेम पलटा। स्किल एंड इंटेलिजेंस, अगर क्रॉसवर्ड पजल है जहां पे आपका बुद्धि लग रहा है, वो एडिटर वाला सिस्टम नहीं है कि एडिटर का हाथ में मैच करेगा तो प्राइज मिलेगा, ना ना ना, आपका बुद्धि लग रहा है तब आप जीतेंगे, नहीं तो आपको ये वेजरिंग माना जाएगा। अगर पिक्चर कंपटीशन हुआ, वहां पे बुद्धि लग रहा है, ऐसा कोई प्री डिटरमाइंड नहीं था, मानो हम एक कंपटीशन करवाएं कि 5 मिनट में जो मेरे को 10 का 10 डिफरेंस देगा हम उसको पैसा देंगे, क्या ये वैलिड है या वॉइड है? ये वैलिड है, क्योंकि हम एक टाइम लिमिट लगाएं, तेरा स्किल लग रहा है ना यहाँ पे। लेकिन वो जो न्यूज़पेपर वाला होता है वो क्या होता है, वॉइड होता है, क्योंकि वो तो सबको ही दे रहा है, वहां पे किस्मत है, जिसका नाम आएगा उसको मिल जाएगा। समझ रहा है बात? ओके। इंश्योरेंस वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है ऑब्वियसली, ठीक है। अभी हम एक बार लास्ट टाइम इसको रिपीट करें, फिर इंश्योरेंस समझा के छुट्टी दे देंगे। लॉटरी का ट्रांजैक्शन वैलिड, वेजरिंग है कि नहीं है? वेजरिंग है। क्या वैलिड है या वॉइड है? वॉइड माना जाता है, भले ही उसको सरकार सैंक्शन करे। क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन वैलिड है या वॉइड है? वॉइड है। लेकिन अगर गेम ऑफ स्किल एंड कंपटीशन इन्वॉल्व, गेम ऑफ स्किल है और 500 के नीचे का, सॉरी 1000 के नीचे का प्राइस है तो वैलिड है। उसके बाद क्या पढ़े, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या है? वॉइड है। लेकिन शेयर मार्केट में हो रहा है तो वैलिड है। हॉर्स रेस क्या है? 500 के ऊपर है तो वैलिड है, 500 के नीचे है तो वॉइड है। चिट फंड क्या है? वैलिड है। एंड इंश्योरेंस क्या है? वैलिड। अच्छा, अब बेसिकली इंश्योरेंस में होता क्या है? इंश्योरेंस में होता कुछ ऐसा है भैया कि मेरा कार है, ठीक है, मेरा कार है, ये कार का हम इंश्योरेंस करा लिए, अब हम उसको हर साल 10,000 रुपया देंगे और 5 साल तक का वादा किए। इस 5 साल के दौरान मेरे को कार को कुछ भी होता है, चोरी होता है, टूटता है, आग लगता है, पानी में गिरता है, वो कंपनी मेरे को कार बनवा के देगा या फिर नया कार देगा। अब उसमें थोड़ा थोड़ा कंडीशन होता है, वो बात का बात है। यहां 3 पार्टी है ना, एक हम, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक ये मेरा प्यारा कार। इंश्योरेंस किसका हुआ? कार का, राइट। मेरे मन में सवाल आया कि मानिए भैया 5 साल तक उसको 10,000 रुपया दिए हैं, बट वो गाड़ी मेरा टूटा नहीं, तो क्या 5 साल बाद हमको पैसा वापस मिलेगा? नहीं, वो डूब गया। सवाल उठता है कि 5 लाख रुपया का गाड़ी के लिए हम सिर्फ 5 साल तक 50,000 दे रहे हैं और वो कंपनी मेरे को पूरा 5 लाख वापस कर देगा, कैसे? मानो 4 लाख वापस करेगा। इंश्योरेंस कंपनी काम कैसे करता है? वो हमसे पैसा लेता है और कल को अगर मेरा सामान का नुकसान होता है, मानो मेरा 30,000 का फोन है, हम मात्र 1,000 रुपये का इंश्योरेंस खरीदे, 1 साल तक अगर ये मेरा फोन टूट जाता है ना, पूरा 30,000 का नया फोन हमको दिला देगा वो कंपनी। कैसे? पहला बात, जरूरी नहीं है तुम लोग सब 1,000 दिया तो सबका फोन टूटेगा ही, तो जिसका नहीं टूटा उसका मेरा प्रॉफिट हो गया। और दूसरा, तेरे से 1,000 रुपये हम लेके रखते हैं क्या खाली? नहीं, मेरे पास सीए रखा हुआ है, उन लोग से ये पैसा हम क्या करवा देंगे, आगे इन्वेस्ट करवा देंगे। अब इस 1,000 रुपया को हम 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे करके कमाते रहते हैं। तो ये इंश्योरेंस जो है ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल या नुकसानदायक है? हो यहाँ पे क्या रहा है, ये गाड़ी का टूटना क्या सर्टेन है या अनसर्टेन है? हाँ भैया अनसर्टेन है। इसमें मनी या मनी इज वर्थ मिलेगा, एक जन हारेगा एक जन जीतेगा, सब कुछ इसमें वेजरिंग वाला है, फिर भी इसको वेजरिंग नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए देखता है गाड़ी का इंश्योरेंस करना ऑप्शनल है या कंपलसरी? कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है ना, आप पे फाइन लगता है, पेनल्टी लगता है। क्लियर? तो पहला बात, इंश्योरेंस में क्या किया गया, गाड़ी खराब हुआ मेरा तो कंपनी क्या किया, उसका भरपाई किया। और भरपाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडेमनीफाई। भरपाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्नेहा? इंडेमनीफाई। जबकि वेजरिंग का डेफिनेशन कुछ और है, हम लोग पढ़ के आए हैं, टाइम वेस्ट करके उसमें फायदा नहीं। अच्छा, इंश्योरेंस में
क्या हम लोग को कुछ कंसिडरेशन मिलता है? हाँ, कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है ना हर साल। क्या वेजरिंग में ऐसा कोई कंसिडरेशन है? नहीं, जीता तो पैसा, नहीं तो गया। अच्छा, क्या जो कार का इंश्योरेंस हो रहा है उसमें मेरा कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट है? हाँ, वो कार को अब डेली बैठ के चला रहे ना, बट इंश्योरेंस ये वेजरिंग में क्या विराट कोहली पे मेरा कोई इंटरेस्ट था? नहीं। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बाकी सब जगह भरपाई होता है, वेजरिंग में कोई भरपाई हो रहा है? नहीं। अच्छा, दोनों में वैलिड कौन है, इंश्योरेंस या वेजरिंग? इंश्योरेंस है। प्रीमियम का कैलकुलेशन के लिए क्या है, कब हम एक्चुरी, तुम लोग को पता है, तुम लोग का एक कोर्स है एक्चुरियल साइंस, जिसमें 10 से 15 पेपर होता है, 16 पेपर्स, 2 होता है, एक यूएस होता है, एक यूके होता है। ये क्या है एक्चुरियल साइंस? एक, हाँ, उसका जॉब शुरू हो जाता, होता क्या है इसमें? और क्यों मैथ्स होता है? क्यों, क्या होता है उसमें? मैथ्स का काम क्या है? तुम लोग को मैथ्स अभी पढ़ा रहा है, उसका काम क्या है? तुम लोग को जिंदगी में कभी बोलेगा फाइंड एक्स? नहीं बोलेगा। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्यों पढ़ रहे कॉस थीटा साइन थीटा? मैथ्स का काम है दिमाग खोलना। जितना ज्यादा दिमाग लगाएगा तुम मैथ्स में, उतना ज्यादा तेरा दिमाग खोलेगा। तुम लोग किसी भी कंपनी का इंटरव्यू में चल जाओ, तुम लोग मैथ्स से नहीं बच पाएगा। किसी भी कंपनी का किसी भी जॉब रोल का इंटरव्यू में चल जाओ। क्यों? क्योंकि तेरा बेसिक लॉजिकल रीजनिंग तो चेक होगा कि तुम्हारा दिमाग काम कर सकता है कि नहीं, तुम दिमाग लगा सकता है कि नहीं। अब एक्चुरियल साइंस का काम क्या है कि हम इंश्योरेंस कंपनी है, आप बोले ना भैया कि 10,000 रुपया देना है, ये 10,000 कौन कैलकुलेट करेगा? एक्चुरियल। उसका काम है ये कैलकुलेशन करना, और इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। क्योंकि मानो अगर मेरा 1000 कस्टमर और 1000 एक साथ अगर प्रीमियम क्लेम कर दिया, हम कहां से पैसा लाएंगे? हम कहीं से ला पाएंगे? हमको लोग 100 रुपया दिया और मांग रहा सब 10-10 हजार रुपया, हम कहां से दें? तो ये सब के लिए एक्चुरियल करना पड़ता है। तो ये वेजरिंग में ऐसा होता है क्या? तुम लोग बैठ के सोच रहा, अच्छा विराट कोहली का लेफ्ट फुट 45 डिग्री पे तो वो छक्का मारने वाला है, कोई ऐसे कैलकुलेशन नहीं, गट फीलिंग पे चल रहा है ना सब कुछ। तो कौन सा गट प्रीमियम इसमें कैलकुलेशन किस में होता है? इंश्योरेंस में। और पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या है? इंश्योरेंस। ये तो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है, इसीलिए बोलता है वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर स्वयं खेलें। क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? तुम लोग का आज वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क है, कुछ करना मत करना, वेजरिंग याद करके अगले क्लास आना, और ये पूरा अंडरलाइन हाईलाइट वाला काम करना घर में बैठ के, ठीक है?